Hanji, please confirm again if I'm audible and visible to people online. Yes, sir. Thank you. So चलो शुरू करते हैं. लास्ट वीक मिस हो गई थी हमारी क्लास ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स. वी आर रेज्यूमिंग अगेन. थोड़ी सी बड़ी रहेगी बिकॉज न्यूज ज्यादा हो गई इतने दिनों में. एंड अगेन वी ब्रिंग टू यू द करंट अफेयर्स. 2 वीक्स हो गए अब. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज बस. बट फर्स्ट द क्वेश्चंस. सो 6 क्वेश्चंस फॉर एवरीबडी. 4 से ज्यादा आंसर वाले को 4 एंड मोर वुड गेट द चॉकलेट. डेयरी मिल्क मिलेगी सबको. लो जी क्वेश्चंस ऑनलाइन वालों को दिखा रहा हूं मैं क्वेश्चंस. डोंट वरी. रेड इट अबाउट प्लीज. सो टॉपिक्स भी बाद में बताऊंगा बिकॉज आंसर निकल आते होते हैं. 6 मिनट्स यू हैव. 6 क्वेश्चन 6 मिनट. Six questions, 6 minutes. Highest scorer gets chocolate. 7 out of 6 लेने आज महिमा जी ने. जो भी राजा ऑफिशियल ब्यूटी नेचर जी म्यूट कर लें प्लीज. थैंक यू. अपना अपना नाम लिख देना प्लीज शीट पे. टेक्निकल राजा जी प्लीज म्यूट कर लो. I have to remove you from the meeting if you do not mute it. Hello. Please attempt these questions. ऑनलाइन वालों को 1 मिनट एक्स्ट्रा बिकॉज आई हैव टू चेंज इट ओवर एंड ओवर अगेन. ऑफलाइन वाले प्लीज अपना अपना नाम लिख दें शीट पर. Three more minutes. 3 more minutes. Some questions are really simple today.
पॉलिटी में वर्ड्स पढ़ के देखना। हिंट इज मोर लाइकली लिखा है उधर। This might be a catchword. One more minute. हाँ जी, डन एवरीवन। जिसका जिसका हो गया प्लीज पकड़ा दो। कैचवर्ड के बाद आंसर चेंज भी हुए हैं। पीछे सपना जी, नहीं कुछ नहीं देखना उधर। ऑल ऑफ दी अबव आंसर है। So let's discuss these questions now. First the answers, then we'll discuss them. So first is answer A America. Check कर लो please साथ साथ। First is A America. Second is B Delhi. Third is C Chandigarh. Fourth D Delhi. Fifth C Chandigarh. अभी डिस्कस भी करेंगे। Sixth B Bombay. Sixth B Bombay. Right, so 6 में से 6 किसके हैं? 6 out of 6. The regular chocolate winner is late. 5 out of 6. अब उल्टा चलते हैं। 1 out of 6. 1 किसी का भी नहीं है, सारे इंटेलिजेंट हो गए। 0, 1, 2, 3, 4 वाला कोई है मतलब चॉकलेट गई। 4, क्या नाम है? सिमरन। 4, 4, 4, 5 वाला कोई। 6 out of 6 तो कोई नहीं। सो आउट ऑफ कर्टसी महिमा को हम चॉकलेट देंगे। महिमा शेयर करे ना करे 4 वालों के साथ, उनकी मर्जी। एज आई सेड, प्लीज अ राउंड ऑफ अप्लॉड्स फॉर महिमा। आपके 4 है। डिस्टर्बेंस वाले प्लीज हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताओ। आंसर देखो प्लीज, आंसर मैं डिस्कस भी करूंगा। कितने? 5 हैं। चलो फिर सिमरन जी आ जाओ। द चॉकलेट इज योर्स। ये ब्यूटीफुल नेचर ऑफिशियल यूके साहब, ब्यूटीफुल नेचर ऑफिशियल यूके साहब, प्लीज म्यूट रखना। अगर आप अनम्यूट करेंगे तो आई विल हैव टू रिमूव यू। जब कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी, बट ड्यूरिंग दैट टाइम प्लीज कीप इट म्यूट। आ जाओ मैडम, चॉकलेट इज योर्स। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। फोटो भी लेंगे साथ में हम। थैंक यू। ओवर हेयर। ओ सॉरी, 2 मिनट। तो आपने ऐसे किया था? सॉरी। अच्छा नहीं, वेल डन, वेल डन।
5 on 6 इज अ ग्रेट स्कोर. कौन सा वाला गलत हुआ वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस. So first is Bletchley Declaration. This was in news because of Paris AI Summit. Paris AI Summit को इंडिया और फ्रांस को चेयर कर रहे हैं, इसलिए न्यूज में है. So this is artificial intelligence. ये सीधा सीधा ऐसा पूछा जा सकता है, नहीं तो को चेयर पूछे जा सकते हैं. डिटेल में डिस्कस तो करना ही है हमने, राइट. देन फॉलोइंग सिटीज हैदराबाद, इंदौर, चंडीगढ़, उदयपुर, which of the became the first two wetland accredited cities? कौन सी है जी? इंदौर एंड उदयपुर. So that is 2 and 4. This is the answer. वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज का टाइटल मिला इंडिया में पहली बार. फर्स्ट 2 सिटीज हैं, रामसर कन्वेंशन ही है, डिटेल में बात करेंगे, राइट. देन फॉलोइंग अवार्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होना चाहिए. फसल बीमा योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम. सारी स्टेटमेंट सही है. प्रीमियम फॉर राबी क्रॉप इज 1.5 सही. खारिफ क्रॉप इज 2% सही. कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज एज वेल सही. तो आंसर बिकम्स C 1 2 3. वेरी गुड. देन स्वीडन, लाटविया, एस्टोनिया, डेनमार्क. इसका बाल्टिक सी इज ऑलवेज इन न्यूज दीज डेज. एंड इसका एक निमोनिक भी कराऊंगा, बहुत अच्छा सा निमोनिक है, वर्ल्ड फेमस है ना. वील डू दैट. सो आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव हैव बॉर्डर्स ऑन द बाल्टिक सी. देन मोर लाइकली मैंने पहले अंडरलाइन करा था. एक्चुअली तो किसी पे भी हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन, बट मोर लाइकली किस पे है? 3 लाइन विप पे. इसकी डिटेल में बात करेंगे. विप 1, विप क्या होता है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, बैकग्राउंड क्या है, कहां से आया था. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो विप वाज हंटर मारना. वील डू दैट एज वेल. बट हियर द आंसर इज 3 लाइन विप इज मोर लाइकली. अगर ये होता क्वेश्चन कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, देन ऑल ऑफ द अबव आंसर होता. मोर लाइकली है तो 3, राइट. पॉलिटी इज लॉ का सब्जेक्ट. लॉ के सब्जेक्ट में एक एक वर्ड से आंसर बदलता है. Over here the rule is, in polity the rule is, questions are easy, answers are difficult. They might be tricky. So ध्यान रखना उस पे. Then recently published among the fiscal, India's fiscal health index किसने करा जी? नीति आयोग. I would suggest किसी भी एग्जाम के लिए ना नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, पहली बात. दूसरी बात, गलत ऑप्शन भी सबसे ज्यादा नीति आयोग बनता है. So what the idea, the trick is कि आप नीति आयोग की सारी रिपोर्ट्स याद कर लें, बाकी जहां भी नीति आयोग है उसे एलिमिनेट कर दो कि यार नीति आयोग तो मैंने याद करा हुआ है, जो मर्जी हो जाए, आई हैव रटिफाइड इट, राइट. जितनी भी रिपोर्ट्स नीति आयोग रखता है उसको एक लिस्ट में बना के गेट इट रेडी. नहीं तो गलत ऑप्शन भी यही होता है बार बार. इट्स एन इजी रॉन्ग ऑप्शन, राइट. सो देन लेट्स डिस्कस टॉपिक्स ऑफ द डे. क्या क्या करने वाले हम? चिनार ट्री करेंगे जी. इस पे QR कोड हो रहा है कश्मीर में, और ऐसे ऐसे पेड़ों का घुमा फिरा के सवाल आ जाता है. ऑब्सक्योर थिंग्स, नॉट टू मच इन न्यूज. इरप्शन ऑफ माउंट ईबू, दिस हैज बीन पार्ट ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. कहां एक्सप्लोजन हो रही है, दैट्स व्हाई इट माइट बी इंपॉर्टेंट. देन फॉरएवर केमिकल्स लास्ट टाइम आया था एग्जाम में. रिपीट तो नहीं होता बट कंसेप्ट रिपीट होगा इसका. आपने क्वेश्चन देखा था, कंसेप्चुअल था लास्ट ईयर यूपीएससी, दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इट. फॉरएवर केमिकल्स वाले, जो भी पोल्यूटेंट होगा उसके फीचर हमें पता होने चाहिए, राइट. दैट्स व्हाई बेसिक हम इसमें रिपीट करेंगे, चाहे फॉरएवर केमिकल्स ना आए, बट पोल्यूटेंट और उसका प्रिंसिपल तो आएगा ही, राइट. देन अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस, ये किसी को लास्ट टाइम प्रॉब्लम भी थी, अब आई गेस क्लियर होगी. 124A नहीं 224A था, राइट. देन NVS 2 सैटेलाइट अपने नाविक को एड ऑन कर रहे हैं, नहीं लेके आ रहे हैं नाविक सैटेलाइट्स में, रिप्लेसिंग द ओल्ड वंस. देन ब्लू कार्बन, इसमें एक ट्रिकी सी स्टेटमेंट आ जाती है, कौन सा ज्यादा कार्बन को ऑब्जॉर्व करता है. मैनग्रोव्स की फॉरेस्ट, तो मैनग्रोव्स इधर आना चाहिए, बट टोटल अगर देखा जाए तो कौन कर रहा है, वो चीजें कंपेरेबल हैं, राइट. देन इंडिया फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, एन ओवरव्यू फॉर द मेंस एज वेल. प्रीलिम्स के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर मेंस वी नीड टू नो. स्पेशली पंजाब की हालत बहुत बुरी है, तो पंजाब PCS वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. देन पैराक्विट इज अ पॉइजन, जो एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया था, अगेन इन न्यूज, हर्बिसाइड है, राइट. देन अंडरस्टैंडिंग द विप सिस्टम, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज बेसिक ऑफ पॉलिटी. देन फसल बीमा योजना एंड वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज, बोथ माइट बी इंपॉर्टेंट. फसल बीमा योजना तो डेफिनेटली एक बारी ओवरव्यू होना ही होना चाहिए,
कितना अपना प्रीमियम है, कौन से लॉसेज इंक्लूडेड हैं, कौन से नहीं है, क्या ये मैंडेटरी है या ये वॉलेंट्री है. इट वाज अर्लियर मैंडेटरी, नाउ इट इज वॉलेंट्री. सो वी मस्ट नो दिस, राइट. देन बाल्टिक सी, इसको जस्ट कंट्रीज अराउंड, कौन सी कंट्रीज इस पे लगती हैं. सपना जी और हैप्पी, क्या हुआ? इतने दिनों बाद मेरे को देख के फिर से याद आ गए वो दिन, राइट. सो बाल्टिक सी के कंट्रीज कौन से लगते हैं वो पता होना चाहिए. देन द पेरिस एआई समिट, वी हैव टू राइट दिस इन मेंस. एआई पे सवाल आना ही आना है, राइट. सो वी हैव टू नो इट. चलो जी, करें कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में किसी को? सो लेट्स गो फॉर द टॉपिक्स. चिनार ट्री में 3-4 बातें याद रखने वाली. एक तो कश्मीर में तो है, बट ज्यादा ईस्टर्न हिमालयाज में इट ग्रोस, है ना. दूसरा, इट इज अ डेसिडुअस ट्री है. एंड तीसरा जी, इट लिव्स फॉर मोर देन 100 years, 150 साल पे जाके ये पूरी हाइट अपनी अचीव करता है. एंड ऑब्वियसली कश्मीर के ट्रेडिशनल चिनार ट्रीज को QR कोड लगाया जा रहा है. न्यूज ये, बट याद रखने वाली बातें ये थी. स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन. सो आइकॉनिक चिनार ट्रीज इन कश्मीर हैव बीन जियो टैग्ड एंड इक्विप्ड विद QR कोड फॉर प्रोटेक्शन. सीधा ये भी सवाल हो सकता है कि यार क्या पेड़ को QR कोड लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी. क्या होगा QR कोड से? उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसकी हेल्थ देख पाएंगे. हाउ इज इट ग्रोइंग, इज इट डूइंग वेल और नॉट, दैट वुड बी डन, राइट. सो देन चिनार, जस्ट अ सेकंड जी. देन चिनार ट्रीज का यार एक और नाम याद रखना, मेपल ट्री भी बोलते हैं. दिस इज अ फेमस थिंग. ये इंग्लैंड और उस इलाके में मेपल ट्री बोलते हैं, ये ध्यान रखना. चिनार ट्री है अपना. यूपीएससी और अदर एग्जाम्स भी इन नामों में खेल लेते हैं. ब्रह्मा ट्री कौन सा है, मेपल ट्री कौन सा है. चिनार हमें पता है, मेपल नहीं पता, राइट. सो देन लार्ज वेल स्प्रेडिंग डेसिडुअस ट्री है. डेसिडुअस इज, व्हाट इज अ डेसिडुअस ट्री? व्हिच शेड्स इट्स लीव्स ड्यूरिंग द अनफेवरेबल सीजन. जब पानी ज्यादा नहीं मिलता तो लीव्स को शेड कर देता है. क्या होता है लीव शेड करने से? पानी कैसे बच जाता है? पत्ते पानी पीते हैं. यस, जब वो सांस लेते हैं, उनके स्टोमेटा, उनके जो होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जब वो ओपन अप होते हैं तो उससे इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन से पानी लॉस होता है ना. तो लीव्स करके, दैट्स वाई जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं, राइट, उनमें क्या अडेप्टेशन होती है? लीव्स आर कन्वर्टेड टू स्पाइन्स और देयर आर नो लीव्स. Photosynthesis is done through stem, right? The succulent stem. What is a succulent stem? No. Very nice try to use common sense, but not that. Succulent stem आपने कैक्टस की स्टेम देखी है? कैक्टस की स्टेम को कांटे हटा के उससे हाथ लगा के देखना, वो थोड़ी वाटरी और ग्रीन होती है ना. स्पॉन्जी सी स्टेम होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ब्राउन कलर की तगड़ी सी. It is green and spongy. So that is a succulent stem. That is an adaptation in the deserts. So similarly, deciduous tree एक बड़ी साल में पत्ते छोड़ते हैं, सबको पता है, right? And एक और सूफी सेंट जी, हिस्ट्री वाले सर को बोलना, सूफी सेंट सैयद कासिम शाह ने एक पेड़ लगाया था 700 साल पहले, चिनार का. वो आज तक जिंदा है वहां पे. तो सीधा सवाल इस पे ना आ जाए, ये भाई कहां से रिलेटेड है? सूफी सेंट है, कश्मीर से रिलेटेड है, right? That is another thing. एक सेकेंड जी. Connected. हाँ जी, ऑडिबल एंड विजिबल ऑनलाइन. Yes, sir. थैंक यू. सो 30 से 50 साल लगते हैं, कोई बात नहीं. 150 साल में मेच्योर होता है, ये ध्यान रख लेना. फुल साइज हैबिटेट ईस्टर्न हिमालयस, दिस इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड, राइट.
बाकी चीजें रेड, एम्बर, येलो इन ऑटम हो जाते हैं, कोई बात नहीं। मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, डाइज होती हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है ना दैट दिस ट्री हैज मेडिसिनल वैल्यूज? हाँ। दिस कैन बी यूज्ड एज डाई? हाँ। मान जाना, उसमें कोई याद करने वाली बात है नहीं। यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं करना। फर्नीचर में यूज होता है ऑब्वियसली। सो जियो टैगिंग प्रोसेस क्या है? QR कोड्स आर अटैच्ड टू ईच सर्वे ट्री रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट 25 कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे वो एज कर रहा है, कैसे वो ग्रो कर रहा है। इफ यू सी एनी कैरेक्टरिस्टिक याद करना नहीं, से इट यस। कैन टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड द ग्रोइंग ऑफ अ ट्री? यस। कैन QR कोड रिकॉर्ड द एज ऑफ अ ट्री? यस। कैन QR कोड रिकॉर्ड द हेल्थ ऑफ अ ट्री? यस। कैन जहां भी आएगा टेक्नोलॉजी यूज में, यस। थैंक यू सो मच, रट्टा नहीं लगाना। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, राइट? JNK फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है, कोई बात, नो नीड टू रिमेंबर। ईस्टर्न हिमालयस डेसिडुअस ट्री 150 साल और सुफिशिएंट। 4 बातें ध्यान रखनी है। दिस इज हाउ टू कवर करंट अफेयर्स इन शॉर्ट। देन माउंट ईबू की इरप्शन क्यों भैया हमारे काम में है? माउंट ईबू की इरप्शन इसलिए हमारे काम में बिकॉज मेंस एंड प्रीलिम दोनों में इरप्शंस के सवाल आ रहे हैं। कहां पे रिसेंटली इरप्ट हुआ था? आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि मेंस में सवाल आया था कि यार a list where recent eruptions took place, volcanoes. Easy इसलिए था बिकॉज ज्यादातर कहां होती हैं? इंडोनेशिया, which is part of, as you said, Pacific Ring of Fire. ये Pacific Ring of Fire क्या है? This is an area where most majority of the volcanic eruptions occur in the world. Around the Pacific, it forms a ring. So ये भी वहीं पे है। इसमें एक हमा फेरा आइलैंड है, वो चीज याद करने वाली है। पिन पॉइंटेड। सो माउंट ईबी इन ईस्टर्न इंडोनेशिया has erupted at least 1000 times this month, राइट? 1000 times ये इरप्ट हो चुका है। बार बार थोड़ा थोड़ा लावा, पेट खराब हो जाता है। बार बार थोड़ा थोड़ा लावा आता है ना, वही हाल है भाई साहब का। बट लोग फिर क्या करें, ऐसे लोगों के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। ये आइलैंड का नाम ध्यान रख लेना भाई, हलमहेरा आइलैंड। दिस माइट बी अ क्वेश्चन। मैथ आजकल वो वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अननोन सी लोकेशन दे देते हैं। ये रहा देखो, एक तो याद हो। हम व्हाट्स माय स्ट्रेटजी इज कि लिमिटेड हो बट पेपर में काम आ जाए, नेचर ऑफ पेपर के हिसाब से हो, राइट? स्टैटिक नॉलेज पूरी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उसके बाद भी प्रीलिम नहीं निकल रहे। क्यों? बिकॉज वी आर अनेबल टू फोकस ऑन थिंग्स विच प्लीज म्यूट कर लो। थैंक यू। म्यूट रखना है आप जब तक कोई डाउट नहीं है। सो हलमहेरा आइलैंड माइट बी मैच द फॉलोइंग, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट नेचर ऑफ द एग्जाम मेक्स इट इंपॉर्टेंट। है कहां पे? सर वॉइस नहीं आ रही है सर। वॉइस किसी को भी नहीं आ रही ऑनलाइन? आ रही है सर। ब्यूटीफुल नेचर साहब, सबको आ रही है, आपको छोड़ के। तो प्लीज अपना नेट कनेक्शन चेक करिए और प्लीज अनम्यूट तभी करना जब डाउट हो, राइट? सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्ट्रैटो वॉल्केनो है। स्ट्रैटो वॉल्केनो होते हैं जिसमें विस्कस एमिशंस होती हैं एंड दे फॉर्म अ स्टीप साइड। जिसमें विस्कस एमिशन होगी वही स्टीप साइड होएगा ना, बिकॉज फ्लो नहीं करेगा। जिसमें फ्लो कर जाएगा तो दूर दूर हो जाएगा, इतना बड़ा माउंटेन बनेगा ही नहीं, राइट? सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, एज आई सेड, अ हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट इरप्शंस है। देन स्ट्रैटोवोल्केनोज आर आल्सो कॉल्ड कॉम्पोजिट वोल्केनोज। ये तो अपने को पता है थ्रू द ज्योग्राफी स्टैटिक पार्ट। कॉम्पोजिट वोल्केनोज हैं, इसमें स्टिकी सा लावा होता है। अनलाइक द फ्लैट शील्ड वोल्केनोज, दे हैव हायर पीक्स एंड टिपिकली फाउंड अबव सबडक्शन जोन्स। व्हाट आर सबडक्शन जोन्स? जहां पे एक प्लेट दूसरे के नीचे जा रही है, दैट इज अ सबडक्शन जोन। एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट? ये चीजें तो क्लियर है ना, सबडक्शन जोन एंड दोज फॉल्ट्स फॉर एवरीथिंग। चलो ग्रेट। सो लार्जली एक्टिव इन द रिंग ऑफ फायर एंड स्ट्रैटोवोल्केनोज। एक और चीज आजकल यूपीएससी ने पकड़ी हुई है, लार्जेस्ट परसेंटेज ओवर 60% ऑफ द अर्थ्स इंडिविजुअल वोल्केनोज हैं। ये स्टेट सर्विसेज में भी आता है। लार्जेस्ट वोल्केनोज इसमें से कौन से हैं? लार्जेस्ट टाइप ऑफ इंडिविजुअल वोल्केनोज याद रखना। इंडिविजुअल वोल्केनोज लार्जेस्ट कौन से हैं जी? स्ट्रैटोवोल्केनोज। लार्जेस्ट परसेंटेज अबाउट 60% धरती के वोल्केनोज
इंडिविजुअली स्ट्रैटोवोल्केनोज हैं। प्लीज नोट इट डाउन, ये काम आ जाएगा पेपर में। देन दे आर फाउंड फ्रॉम विस्कस एंड स्टिकी लावा दैट डज नॉट फ्लो इजीली। फ्लो नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो स्टीप साइड बनी जा रही है। क्या इसमें से ऐश निकलती है? हाँ। लावा निकलता है? हाँ। गैसेस निकलती हैं? हाँ। एक और बहुत बेसिक बात, ये आप बेसिक्स में से बताओ। लेट्स चेक योर स्टैटिक नॉलेज। धरती पे एक टाइम आया, सारे धरती के वॉल्केनोस इकट्ठे फट गए, ठा 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 ठा। बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस हो गई, गर्मी, लावा निकल रहा है, आगे बरस रही हैं। इन टोटल इफेक्ट क्या होगा इसका? क्लाइमेट या टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होएगी कि ग्लोबल कूलिंग होएगी? कूलिंग होएगी। इतनी आगे निकल रही हैं, क्यों कूलिंग होएगी जी? कैसे? यस, सो जब भी, यू आर राइट, ग्लोबल कूलिंग होएगी। अगर सारे वॉल्केनो साथ में फट जाएंगे तो ग्लोबल कूलिंग क्यों होगी? बिकॉज वॉल्केनोज में जो लावा एमिशन के साथ गैसियस एमिशन होती है उसमें सल्फर ज्यादा होता है। सो पायरोक्लास्टिक एमिशंस हैव सल्फर एंड सल्फर इंक्रीजेस द एल्बिडो, द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द अर्थ, है ना। उस वजह से सनलाइट अंदर आने की जगह रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। हेंस जब भी आइस एजेस आई हैं इस दुनिया में, आइस एज ठंड का टाइम, तो उससे पहले पहले ये देखा गया कि बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी। और वॉल्केनिक इरप्शन के एकदम होते ही थोड़ी सी वार्मिंग होगी, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या रहेगा वॉल्केनिक इरप्शन का? कूलिंग। ये ध्यान रखना, आयरॉनिकल सी बात है, प्लीज रिमेंबर दैट, राइट। देन इसमें मेजरली एक और चीज देख लो यार, एंडेसाइट इज द रॉक फॉर्म, परहैप्स द मोस्ट कॉमन रॉक ओवर हियर, राइट। एंडेसाइट फिर कैसी रॉक हो गई जो वॉल्केनो से बन रही है? इग्नियस हो गई ना। ये स्टेट सर्विस वाले ध्यान रखना, स्टेट सर्विस में रॉक्स को पूछते हैं। एंडेसाइट इग्नियस रॉक है या कौन सी है? इट इज एन इग्नियस रॉक, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटोवोल्केनोज हैव अ क्रेटर एट द समिट कंटेनिंग अ सेंट्रल वेंट। एक तरह से वही जो हम बचपन में देखते थे वॉल्केनो को, एक पहाड़ सा उसके बीच में सेंट्रल वेंट है, यहां से बाहर आ, राइट। सो व्हाट टू रिमेंबर ओवर हियर, कहां पे था जी? दिस हलम हेरा आइलैंड स्ट्रैटोवोल्केनो है, जो सबसे ज्यादा होते हैं, इन्हें कॉम्पोजिट वोल्केनो भी बोलते हैं। एंडेसाइट इनकी रॉक है मोस्ट कॉमन, दैट इज एन इग्नियस रॉक, राइट जी, दैट्स इट। देन फॉरएवर केमिकल्स, क्या खेला यूपीएससी ने इनके साथ? पेपर वालों ने क्या करा, एक तो इनके नाम दे दिए फॉरएवर केमिकल देने की जगह। आधे लोगों ने तो यही नहीं समझा ये है क्या। इफ दे हैड मेंशन्ड फॉरएवर केमिकल्स इन द क्वेश्चन, many of us would have gotten it right. But what was the idea to attempt the question? It was clearly given कि इनमें से क्या फीचर होंगे पर फ्लोरोएल्कलाइन के, तो हमें ये पता होना चाहिए था पोल्यूशन की बात हो रही है और पोल्यूशन के क्या क्या बेसिक फीचर्स होने चाहिए। पहली बात, पोल्यूशन क्या होगा? एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म स्टे करेगा एनवायरनमेंट में। अगर शॉर्ट टर्म में उड़ जाएगा पोल्यूशन रहेगा ही नहीं। देन इजिली डिग्रेड नहीं होगा, नॉट इजिली डिग्रेडेबल, नॉट इजिली डिग्रेडेबल, सही बात। अगर डिग्रेड हो जाएगा तो पोल्यूशन खत्म। देन वेरी मोटाइल, कि अगर आप उसे एक जगह फंसा लोगे तो उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा, वो भागता फिरता रहेगा इधर से उधर, उधर से इधर, राइट। सो दीज आर द कंसेप्चुअल थिंग्स जो हम एनवायरनमेंट में पूछते हैं। तो दैट्स व्हाई आई से, कहने को क्वेश्चन करंट अफेयर से आता है, भाई साहब क्वेश्चन करंट अफेयर से है, आंसर आपके कंसेप्ट से है। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी शुड बी सो मच कि पूछ ले भाई, मैं तो बिना करंट अफेयर पढ़े भी कंसेप्चुअल आंसर दे दूं। दैट वुड हैव बीन वेरी वेरी इजी, राइट। तो देखते हैं इन फॉरएवर केमिकल्स को। यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि हम फॉरएवर केमिकल्स को धीरे धीरे रेगुलेट करके बैन कर देंगे और सिर्फ एसेंशियल यूजेस में रहने देंगे, एंड वील लेट्स से वील टेक इट आउट फ्रॉम द सिस्टम। सो क्या नाम है जी? पूछे गए थे परफ्लोरोएल्काइल एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल, परफ्लोरोएल्काइल एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल फॉरएवर केमिकल्स। ध्यान रखना, एल्काइल एल्काइल बस इतना ही बहुत है,
परफ्लोरोअल्काइल एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल आर फॉरएवर केमिकल्स। फॉरएवर केमिकल्स क्यों बोलते हैं इन्हें? बिकॉज ये आ जाते हैं एक बार नेचर में तो जाते ही नहीं, कई लाखों साल तक नेचर में ही रहते हैं, हजारों साल तक नेचर में ही रहते हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर पोल्यूटिंग, सो हेंस दे आर कॉल्ड फॉरएवर केमिकल्स, एंड ऑब्वियसली टॉक्सिक है, मैन मेड है, ऑब्वियसली होना ही होना है। दे आर नोन टू स्टे इन एनवायरमेंट वर्चुअली फॉर एवर। एक बारी आ गया तो फिर गया ही नहीं, भौकाल आ गया यहाँ पर, राइट? इट डज नॉट गो बैक। दे कैन माइग्रेट टू द सॉइल, ऑब्वियसली माइग्रेट नहीं करेंगे तो फिर वो पोल्यूशन खाएगा। सॉइल में जा सकते हैं, वाटर में जा सकते हैं, एयर में जा सकते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड यूज, एंड आपस में चेंज भी हो सकता है, सॉइल वाला एयर में गया, एयर वाला वाटर में गया, राइट? सो बेसिकली 3 पॉइंट जो पहले थे वही सवाल बनता है, और वो दैट इज प्रूव्ड। इफ वी नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोल्यूशन, वी मे नॉट नो कि ये क्या है। अगर वो फॉरएवर केमिकल लिख देते क्वेश्चन में तो क्वेश्चन ही रिडंडेंट हो जाता। फॉरएवर जो केमिकल है वो तो रहेगा ही, बट पोल्यूशन है अपने को पता होना चाहिए रहेगा, राइट? कहां पे लिस्टेड है अगला सवाल? स्टेट सर्विस, स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे डील करता है? पीओपीज आर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ये कन्वेंशन सारी याद होनी चाहिए। अगेन बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से डील करता है। जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा एनवायरनमेंट, डोंट वरी, कराएंगे, राइट? सो एप्लीकेशन सारी जगह यूज हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट में, विंड टर्बाइंस में, रेजिस्टेंस टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में, जो भी ये पोल्यूटेंट चीजें होती है ना, इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। गेटिंग माय लॉजिक? ये इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं हो रहे, तो जब आप इसे यूज करोगे तब भी तो डिग्रेड नहीं होगा। हीट रेजिस्टेंट होगा, प्रेशर रेजिस्टेंट होगा। जो पोल्यूटेंट अगर इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं हो रहा, नॉर्मल टेम्परेचर में भी नहीं होगा। सो एनी काइंड ऑफ लॉजिकल क्वेश्चन वी मस्ट हैव अ सेट क्राइटेरिया कि ये पोल्यूशन है भाई, पोल्यूटेंट के कैरेक्टरिस्टिक है तो ये होगा ही होगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिक से आंसर है। दैट इज व्हाट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नाउ लुकिंग फॉर। दैट्स व्हाई दे से कि यार बहुत मुश्किल, मुश्किल नहीं हुआ, रट्टे की जगह कंसेप्ट पे आ गए, है ना? सो दैट इज व्हाई वेयर वी फेल इज, हम कंसेप्ट पे है नहीं, हम रट्टे पे बैठे। नाउ वी नीड टू शिफ्ट। 1000 लाख पेज नहीं पढ़ने करंट अफेयर्स के, हमें कंसेप्ट पढ़ने हैं, राइट? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव ओवर हियर। इंपैक्ट्स क्या है जी? इंपैक्ट छोड़ो, मैं वैसे ही बताता हूँ, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपैक्ट ये इरिटेशन होती है ना, कैंसर हो सकता है इससे, जो भी इंपैक्ट हो सारे सही है, फर्टिलिटी कम हो जाती है ना, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो जाती है, एवरी इंपैक्ट इज ट्रू, एज सिंपल एज दैट, राइट? एवरी इंपैक्ट ओवर हियर इज ट्रू। देन जज साहब कौन है? कौन सी मूवी वाले? जॉली एलएलबी। ही इज माय फेवरेट जज, द वे ही टैकल्स केसेस, that's how I try to tackle my classes. So क्या रहा है जी न्यूज में? अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस ऑन एड हॉक बेसिस। एड हॉक का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी और फॉर वन पर्पस, कि छोटे टाइम के लिए, है ना? एड हॉक जजेस किनको, किनकी बात हो रही है? रिटायर्ड जजेस को एड हॉक जजेस लगाने की। सो रिटायर्ड जज को लगाने का प्रोसेस क्या होता है जी? what is given in the constitution itself? हाँ, सीजीआई कहेगा प्रेसिडेंट की प्रायर कंसल्टेशन से, और दोनों का अप्रूवल लगेगा, प्रेसिडेंट का भी और रिटायर्ड जज का भी, है ना? और दिस वुड हैव फर्दर प्रोसीजर्स एज वेल, जो न्यूज में रहा है। एड हॉक जजेस चाहिए क्यों? बिकॉज वैकेंसीज हैं हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। वैकेंसी करके बैकलॉग बढ़ता जा रहा है केसेस का, बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, तो खाली सीटों पे जज कैसे डिसाइड करें? सो कुछ बुजुर्ग जो अभी एक्टिव हैं, जो चल फिर लेते हैं, भाग दौड़ लेते हैं, सवेरे जाके गोल्फ खेलने की जगह सवेरे जाके जजमेंट देंगे, है ना? सो दैट्स द आइडिया। व्हाट इज द न्यूज ओवर हियर एंड व्हाट कैन बी द क्वेश्चन? द सुप्रीम कोर्ट proposed appointing retired judges on ad hoc basis to address the backlog of criminal cases in high courts. हाई कोर्ट में मिलता क्या हमें जाके? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एंड सीरियसली तारीख। हाउ डू दे रेंडर थिंग्स यूजलेस? अभी कल परसों की बात है, देयर वाज अ केस लॉ जिधर द मैन वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, हरियाणा गवर्नमेंट का सिविल सर्वेंट था, अच्छी पोस्ट पे था। उसने अपनी स्टेनोग्राफर से आफ्टर मैरिज सेकंड मैरिज कर ली,
और सरेआम उसकी जो वाइफ थी, शी इंस्टीट्यूटेड अ केस, नौकरी भी जानी थी, तब एडल्ट्री क्राइम था, बाइगमी भी हो गई, 2 शादियां, हिंदू था, राइट, नौकरी भी जानी थी, 7 साल की जेल भी होनी थी, और सारा जो रिटायरिंग बेनिफिट्स हैं वो भी जाने थे। बट हुआ क्या, लोअर कोर्ट में वाइफ उसकी केस जीत जाती है, फिर सेशन कोर्ट में भी वाइफ उसकी केस जीत जाती है, हाई कोर्ट में भी केस जीत जाती है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है केस, और वो बंदा रिटायर भी हो चुका है, उसकी पेंशन भी लग चुकी है, और परसों वो औरत मर भी गई जो वाइफ थी। अब देखो, देखने को लग रहा है कि वो जीतती जा रही है, बट उसके बैक साइड में टाइम देखो कितना लग गया। वो अपनी 35 साल की पूरी नौकरी कंप्लीट करके रिटायर भी हो गया, और जो मैडम थी वो डेथ भी हो गई। अब उसके कितने बेनिफिट्स ले लोगे, है ना, वो केस खत्म हो जाएगा, आपको डिफेंड करेगा ही नहीं, कर भी लेगा तो करते कराते वो अंकल भी चला जाएगा, थैंक यू। सो दिस इज हाउ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत बुरा हाल है जुडिशरी का। सो दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव, एंड दिस इज अ पॉजिटिव सिग्नल, राइट। तो रिटायर्ड जजेस को लेके आके रिविजिटिंग इट्स 2021 डिसीजन दैट रिस्ट्रिक्टेड एड हॉक अपॉइंटमेंट्स, यही बात देखने वाली। सो आर्टिकल 224A, बड़ा ए है तो कैसे आया होगा, अमेंडमेंट से। 224A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट to request retired judges to resume duties with president's approval, right? इसमें देखने वाली 2-3 बातें हैं, I'll keep on highlighting them. Although rarely invoked, this involves detailed appointment procedure, right? 224A बोलता है Chief Justice of High Court to request retired judges to act as ad hoc judges with president's consent. Simple बात, Chief Justice of High Court बोल रहा है, president के consent के साथ retired judges को, दोनों के consent होंगे तब वो लग जाएगा। Powers and privileges, full jurisdiction होगा, फुल पावर्स होंगे, एंड फुल उसको रिटायर्ड जज को भी जज माना जाएगा, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ द कोर्ट। देन बोथ रिटायर्ड जज एंड प्रेसिडेंट मस्ट कंसेंट, ये सबको पता है ऑलरेडी, दैट बोथ नीड टू कंसेंट फॉर द अपॉइंटमेंट, द रिटायर्ड जज एज वेल एज द प्रेसिडेंट। देन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या कह रहा है, ये ध्यान रखना, पहली बात, इट इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। कई बार ये पूछ लिया जाता है डिटेल कहां दी गई है, डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती, राइट। So memorandum of procedure बोल रहा है, after the retired judge consents, the chief justice forwards the name to the state's chief minister, right? After consent, CM को भेजा जाएगा, CM recommendation to the union law minister, right? कहाँ गया जी, रिटायर्ड जज का और प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके CM को भेजा गया, CM ने भेजा यूनियन लॉ मिनिस्टर को, यूनियन लॉ मिनिस्टर भेजेगा CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, राइट। पहले CJI का था, अब क्या है जी, ये भी कोलिजियम करेगा। CJI का मतलब कोलिजियम को जाएगा, कोलिजियम उसे रिकमेंड करेगा, देन द एडवाइस इज फॉरवर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर हु एडवाइजेस द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कहेगा कर दो जी अपॉइंट, राइट। कैसा हुआ जी, फिर देखते हैं दोबारा से, कौन कर रहा है रिकमेंड, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ रिटायर्ड जज का अप्रूवल लेके किसको दे रहा है, चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर किसको दे रहा है, यूनियन लॉ मिनिस्टर को। लॉ मिनिस्टर किसको दे रहा है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोलिजियम का रिकमेंडेशन लेके किसको दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर किसको दे रहा है, प्रेसिडेंट। अल्टीमेटली एडवाइस देके प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंट हो जाए। फिर से कराएं, आप बताओ पहला स्टेप क्या था, CJI नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। उन्होंने किसको दिया, अप्रूवल लिया, पहले प्रेसिडेंट और रिटायर्ड जज का, फिर उसके बाद किसको दिया, चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर ने किसको दिया, यूनियन लॉ मिनिस्टर को। यूनियन लॉ मिनिस्टर ने किसको दिया, CJI को, सुप्रीम कोर्ट वाले को, वो तो एक ही है। CJI ने कोलिजियम की रिकमेंडेशन लेके किसको दिया, प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने किसको दिया, प्रेसिडेंट। एडवाइस दे दिया, चलो जी कर दो। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस हो, मान ले, माननी पड़ेगी। कौन सा आर्टिकल, 74 and 3 की 74 ओनली, राइट, 74। सो एनीहाउ, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है, केस नाम याद रखना, बिल्कुल भी नहीं, नो नीड फॉर GS। सो इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड द रिकमेंडेशन फॉर एड हॉक जज मस्ट बी रूटेड थ्रू सुप्रीम कोर्ट्स कोलिजियम, राइट। CJI कल्ला नहीं, कोलिजियम के थ्रू, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। द कोर्ट आल्सो एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस, गाइडलाइंस भी थोड़ी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट केस एड्रेस द इशू ऑफ हाई कोर्ट वैकेंसीज एंड माउंटिंग बैकलॉग, इसीलिए आ रहा है न्यूज में, बैकलॉग है। Then the court acknowledged that ad hoc judges could help tackle these issues
especially given the significant vacancies around 40% in high courts. 40% हाई कोर्ट जजेस जो खुदा वाली सीट है वो खाली पड़ी है और सब बनना चाहते हैं बट फिर भी किसी को बनने नहीं दिया जा रहा. क्यों? टसल बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट? सो हाउएवर इट सेट क्लियर गाइडलाइंस फॉर एड हॉक जजेस. क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये पढ़ना ध्यान से. दिस इज समथिंग टू नो, राइट? Rule that ad hoc judges can only be appointed if recommendations for filling less than 20% of vacancies have not been made. Right? The decision aims to ensure, समझाऊंगा, don't worry. Decision aims to ensure 224A is invoked only after process for regular judge appointment has been initiated. क्या कह रहे हैं ये? They are trying to say कि ad hoc judge को सिर्फ तभी हम अपॉइंट करेंगे then if recommendation for filing less than 20% of vacancies have not been made. numbers के साथ एग्जांपल से समझ लेते हैं. let's say यहां पे 100 वैकेंसीज थी, 100 वैकेंसीज थी. इसमें से फिलिंग प्रोसेस फॉर एट लीस्ट 81, that is more than 80% should have been done. रेगुलर फिलिंग प्रोसेस क्या होता है कि अपॉइंटमेंट आनी है तो कोलेजियम रिकमेंड करेगा, उसके थ्रू जाएगा, अगेन यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? सो अगर रेगुलर फिलिंग प्रोसेस लेस देन 20% रह गया है तब आप एड हॉक जज ला सकते हो. क्यों? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू प्रमोट कि पहले रेगुलर प्रोसेस तो चलाओ. अगर रेगुलर प्रोसेस चल रहा है तभी एड हॉक जज लेके आओ. बट इस रूलिंग का आइडिया क्या हुआ था? फिर एड हॉक जजेस अपॉइंट होने ही बंद हो गए. 3-4 ही केसेस मिले हैं जहां पे एड हॉक जजेस अपॉइंट हुए हैं. सो दे आर रिविजिटिंग दिस रूलिंग. पर समझ गए ना क्या केस है? रेगुलर प्रोसेस चल रहा होना चाहिए, राइट जी? एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चंस तो प्लीज बताना. Ad hoc judges can only be considered if the High Court has vacancies of more than 20% of its sanction strength, excluding proposals for appointment. Right? More than 20% वैकेंसी होनी चाहिए तभी ad hoc judge आएगा. More than this might be a regular appoint. 20% से ज्यादा वैकेंसी होगी तभी ad hoc judge consider होगा. Then more than 10% of pending cases are over 5 years old. 20-10 का खेल समझ गए? ऊपर क्या था? 20% से कम वैकेंसीज का प्रोसेस रहा होना चाहिए, राइट? नीचे क्या है? 20%. 20% से ज्यादा वैकेंसी होनी चाहिए. एंड 10% क्या है? मोर देन 10% ऑफ पेंडिंग केसेस आर ओवर 5 years old. 5 years से एक्चुअली हाई कोर्ट कुछ मानता ही नहीं. आई बिलीव 90% ऑफ द केसेस आर 5 years और मोर, है ना? मोर देन 5 years. Anyhow, so recommendations for appointment, the court recommended that each chief justice should maintain a panel of retired or soon to retire judges. कि आप पैनल मेंटेन करके रखो कि जो तैयार हैं तो जब जरूरत पड़ेगी फटाफट देख लेंगे कौन सा जिंदा है. उस उम्र में तो यही देखना होता है ना, कौन सा वायबल और अलाइव है, राइट? दीज जजेस शुड बी अपॉइंटेड फॉर 2-3 years विद 2 or 5 ad hoc जजेस. दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, दिस इज नॉट मैंडेटरी. कोशिश होनी चाहिए कि 2-3 साल. मैंडेटरी क्या था? पीछे वाले पॉइंट्स, राइट? द अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुड बी सब्जेक्ट टू पीरियोडिक रिव्यूज ऑब्वियसली. Then past appointments only 3 हुई हैं because of the restrictive Supreme Court judgment. नाम देख लेना, कई बार पूछ लेते हैं. जस्टिस सूरज भान जी हुए थे 1972 में, पी वेणुगोपाल जी हुए थे 1982 में, ओपी श्रीवास्तव जी was the last one 2007 में, राइट? अयोध्या टाइटल सूट इन्होंने सुनना था. नाम ना भी याद रहे कोई बात नहीं, लास्ट वाला देख लो, काम आ जाए शायद. सिर्फ लास्ट वाला, बाकी कोई बात, राइट? Since the 2021 decision there have been no further recorded appointment of ad hoc judges. तो इसी को रिव्यू करने के लिए, रिस्ट्रिक्टिव से मोर लिबर्टेरियन जजमेंट बनाने के लिए दे आर डूइंग दिस, राइट? बाकी द पॉइंट्स वी नीड टू रिवाइज. कैसे हो रही थी अपॉइंटमेंट? हमने 5 उसमें लेवल्स देख लिए, राइट? रिस्ट्रिक्टिव जजमेंट्स देख ली, उसकी 20, 10 and 10 वाली कंडीशंस देख ली, राइट? एंड 5 years एंड ओल्ड वाली, मोर वाली लास्ट कंडीशन भी देख ली. Now they're trying to revive the system of ad hoc judges, right? Is it good or bad? That is again debatable. Got my point? चलो जी. Then NVS satellite, इसमें याद करने वाली क्या बातें हैं? हमारा जो IRNSS था, हमारा रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, है ना? उसको, पुरानी सैटेलाइट्स को रिप्लेस करने के लिए दिस NVS has been sent. रिप्लेस कर रहे हैं. सेकंड सच सैटेलाइट है जो रिप्लेस कर रहे हैं.
ये हमारा नेविक सिस्टम था, हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम, राइट? वी हैड स्टार्टेड इट एंड दे कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ इतनी बदतमीजी भी करते हैं कि चलो ये तो पूछते थे कि जीएसएलवी यूज हुआ है, चलो ठीक है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, ये बाहर भी पूछ लेते हैं कितना वेट है इसका, what is the weight of the satellite? So these are the 4-5 things we need to remember. क्वेश्चन में वेट भी पूछा गया सैटेलाइट का एक बार, बट एक्चुअली दैट वाज आल्सो लॉजिकल कि भारी चीज यूज हो रही है तो 500 किलो की तो होगी नहीं, कम से कम 1500 से ऊपर होगी, देखते हैं, राइट? एनवीएस सैटेलाइट इसरो ने भेजी ऑब्वियसली आउट ऑफ जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी रॉकेट से कैरिंग द एनवीएस 02 एज पार्ट ऑफ नेविक सिस्टम, हमारा नेविगेशन सिस्टम। ये कल इंडिया को नहीं, इंडिया के नेबर्स को भी देख सकता है, बट ग्लोबल सिस्टम अभी नहीं है, इतनी सैटेलाइट्स नहीं है, राइट? सो इट इज द सेकंड ऑफ द 5 सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स। पुरानी वाली को रिप्लेस करने के लिए सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, एनवीएस 02 इज द सेकंड वन, ये कोई याद करने वाली बात ही नहीं है, राइट? In the country's navigation system, the Indian Regional Navigation Satellite System. It will be placed in geosynchronous transfer orbit. GTO में डालेंगे इसे। I hope साइंस में हमने ऑर्बिट्स पढ़े होंगे, है ना? नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो we'll deal it in static part, right? So geosynchronous transfer orbit बहुत ही पास में होता है geosynchronous orbit के। कितना ऊपर होता है geosynchronous orbit? 35,786, उससे 35 किलोमीटर नीचे जीटीओ होता है, राइट? सो जीटीओ में डाला और इसमें हमने क्या डालने की कोशिश करी है? एटॉमिक क्लॉक। व्हाई एटॉमिक क्लॉक? बिकॉज इट इज हाईली प्रिसाइज। एटॉमिक क्लॉक में हजारों लाखों साल तक टाइम बहुत कम चेंज होता है। नॉर्मल हमारी क्वार्ट्ज क्लॉक्स में टाइम बहुत पीछे लैग लेता जाता है हर साल, है ना? दैट्स व्हाई एटॉमिक क्लॉक इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर नेविगेशन। एक और बेसिक प्रिंसिपल ले जाओ, प्रिसाइज नेविगेशन के लिए एटॉमिक रूबिक क्लॉक इज वेरी वेरी नेसेसरी, है ना? बिकॉज अगर टाइम लैग आ गया तो फिर वो ट्रैफिक अपडेट कैसे देगा, आपकी लोकेशन अपडेट कैसे देगा? आप दिल्ली में बैठे हो, आपकी लोकेशन चंडीगढ़ पकड़ रहा है, फिर क्या होगा? वैसे ही हमारे रास्ते उल्टे सीधे हैं। दिल्ली में तो आई रिकमेंड नेविगेशन ऑन ही ना करा करो ज्यादा, बिकॉज नेविगेशन ऐसी सड़कों पे ले जाता है वहां पे गाड़ी चलती ही नहीं, वहां पे वो पैदल वाले रेड़े लेके जा रहे होते हैं। आई हैव बीन देयर डन दैट ट्वाइस और थ्राइस। सो उसके बाद फिर रास्ता पूछते पूछते बेस्ट आइडिया इज नहीं मिल रहा, ऑटो वाले को पैसे दो, बोलो भैया आगे आगे चलो, दैट इज द बेस्ट नेविगेशन। बाकी लेट्स सी, IRNSS माइंड यू इज बेटर और लेट्स से मोर प्रिसाइज देन जीपीएस इन इंडिया, है ना? ज्यादा अच्छा, ज्यादा प्रिसाइज रहेगा इंडिया में। अभी फोन्स के साथ कंपैटिबिलिटी आने लगी है, इट्स नॉट अ रेगुलर फीचर राइट नाउ, right? It weighs, see, it is more than 1500, 2250 kgs। हल्का होता तो PSLV पे भेज देते, भारी है तभी GSLV पे भेजा। 2250 kgs and has a power capacity of 3 kilowatt। फ्रीक्वेंसी बैंड L1 L5S, कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। It also has precise atomic clock called the Rubidium Atomic Frequency Standard। RAFS कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, RAFS। अभी ये 2 ही है तो मैच द फॉलोइंग नहीं आएगा, जब 4 हो जाएंगे तो मैच द फॉलोइंग भी आ जाएगा, इसने किसको रिप्लेस करा, बट अभी नहीं याद करना। सो RAFS क्या है जी? रुबिडियम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड, दैट इज एन एटॉमिक क्लॉक which is placed in the NVS 02 satellite, and NVS is replacing the NAVIC satellites which has the first generation को replace करके second generation आ रही है। हाँ, फॉल्टी हो रहा है, इस पे भी करेक्शंस करने की कोशिश हो रही है, हटाया नहीं गया अभी, राइट? देन NVS2 क्या कर रहा है जी? इंप्रूविंग द नेविक सर्विसेज, ऑब्वियसली मोर प्रिसाइज बनाएगा इसे। L1 बैंड सिग्नल्स इंप्रूव्स नेविक्स कंपैटिबिलिटी विद ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स। ये जीपीएस के साथ भी कंपैटिबिलिटी बढ़ाएगा। जो भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है कंपैटिबिलिटी तो बढ़ाती है, नॉट सोशली बट टेक्नोलॉजिकली, राइट? सोशली तो टेक्नोलॉजी मारती है काम। ब्लू कार्बन में एक ही एनॉमलस सी बात होती है, दिस वी मस्ट राइट डाउन, दैट कोस्टल इकोसिस्टम्स, इसी में कंफ्यूज करते हैं बार बार। कोस्टल इकोसिस्टम्स एब्जॉर्ब CO2 at a greater rate।
greater rate than others. अब जो मर्जी लिख लो अदर्स में, फॉरेस्ट, डेजर्ट, है ना. ग्रेटर रेट है. ग्रेटर रेट मतलब एक जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, राइट. बाकी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट कहाँ आती है? एब्सोल्यूट वैल्यू में कौन ज्यादा कार्बन ले रहा होगा? जो ज्यादा वॉल्यूम में, ओशन, है ना. बट ग्रेटर रेट पे कौन ले रहा होगा? कोस्टल इकोसिस्टम. एफिशिएंसी ज्यादा है बट वो ओशन है ही बहुत बड़ा, 75% ऑफ द अर्थ. सो एब्सोल्यूट वैल्यू में ज्यादा कार्बन कहाँ जा रहा है? ओशन में. यही कंफ्यूज करते हैं, अपने मुद्दे सेट होने चाहिए, राइट जी. सो लेट्स लुक एट ब्लू कार्बन. स्टडीज सजेस्ट दैट मैंग्रोव्स एंड कोस्टल वेटलैंड्स सिक्वेस्टर, मतलब स्टोर. सिक्वेस्टर होता है स्टोरिंग अवे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. सिक्वेस्टर मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन निकाल के कहीं और स्टोर कर लिया. सो एट रेट 10 टाइम्स ग्रेटर देन मैच्योर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से ज्यादा रेट में 10 टाइम्स फास्टर कोस्टल इकोसिस्टम्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैंग्रोव्स. सो ब्लू कार्बन इज द कार्बन कैप्चर्ड बाय वर्ल्ड्स ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, राइट. वर्ल्ड्स ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम दोनों मिला के ब्लू कार्बन है. ये भी एक बार आया था, व्हाट इज ब्लू कार्बन. आई डोंट थिंक इट वुड बी रिपीटेड, इट वाज टू सिंपल. बट फ्री के 2 नंबर है, हम मिस ना करें. सो ब्लू कार्बन जो पानी में स्टोर हो रहा है, कोस्टल इकोसिस्टम एंड ओशन, राइट. वर्ल्ड्स मैंग्रोव, सी ग्रासेस एंड सॉल्ट मार्शेस कंप्राइज द ब्लू कार्बन इकोसिस्टम. कौन सा इंक्लूडेड है अपने को पता होना चाहिए, राइट. दे आर नेचर्स मोस्ट इफेक्टिव कार्बन सिंक्स. स्टेटमेंट आ जाती है आजकल. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ब्लू कार्बन carbon sinks. They include marshes. They are the most efficient. They absorb the maximum amount of carbon. Is it true or false? True. Very true. Blue हो गया ना, ocean साथ में आ गया, right. So coastal ecosystems such as mangroves, tidal marshes and meadows sequester and store more carbon per unit. More carbon per unit than terrestrial forests and are now being considered their role for mitigating climate change. एक नेक्स्ट वीक कराऊंगा, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल कल आया हुआ था, दैट वाज अबाउट, उसका रीलॉन्च मैं देख रहा हूं कि इंडिया शुड नाउ फोकस अपॉन, इको सर्वे में भी, इकोनॉमिक सर्वे में, मोर अपॉन अडेप्टेशन रादर देन मिटिगेशन. बट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. मिटिगेशन है कि क्लाइमेट चेंज और ना हो उसके लिए स्टेप लो. अडेप्टेशन है कि अगर होता जाए तो हमें नुकसान ना हो. सो दे से इंडिया मस्ट फोकस ऑन ग्रोथ एंड अडेप्टेशन रादर देन मिटिगेशन, राइट. सो वील डू दैट एज वेल. सो कार्बन पर यूनिट एरिया ज्यादा कौन कर पा रहा है जी? कोस्टल इकोसिस्टम्स, इवन मोर देन टेरेस्ट्रियल. कंसेप्चुअल सवाल आएगा, भूलना नहीं, राइट. रट्टेबाजी नहीं, कंसेप्चुअल सवाल. देन एक्टिविटीज आर कॉजिंग लॉस ऑफ द ब्लू कार्बन इकोसिस्टम. डिग्रेडेशन हो रही है, एक्वाकल्चर से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है. नथिंग टू रिमेंबर ऑब्वियसली. लिखना मेरी मजबूरी है बट रिमेंबर करना आपकी मजबूरी नहीं है, राइट. सिग्निफिकेंस क्या है? पोटेंशियल टू हेल्प पीपल एंड कोस्टल एनवायरनमेंट्स, सस्टेन द एनवायरनमेंट बाय मिटिगेटिंग. याद करने वाली बात क्या थी? दैट दे स्टोर मोर कार्बन पर यूनिट एरिया देन इवन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स. देन इंडियाज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स. इसकी हम एक बहुत बड़ी चीज ये याद रखेंगे, किसने कराई जी पब्लिश? नीति आयोग. नीति आयोग ने इंडेक्स निकाला है. नीति आयोग की रिपोर्ट सारी याद करनी है कि हम गलत ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकें. Because Niti Aayog becomes a wrong option, right? Remember that. So India's fiscal health index, a comprehensive overview. इसके पैरामीटर्स देख लेंगे, मेंस में लिखने हैं हमने, राइट. चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन कौन है जी? सामने लिखा है अरविंद पनागरिया बोलना चाहिए यार, मेरे ख्याल पनागरिया नहीं, पनगारिया बोलते हैं कुछ लोग, कुछ पनागरिया बोलते हैं. आई विल से पनगारिया, आई थिंक. सो अरविंद पनगारिया जी इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन. एक सवाल ये आ गया, इन्होंने इनॉग्रल लॉन्च करा नीति आयोग की रिपोर्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स. ये पहली बार आया फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, ये भी सवाल हो सकता है. 2025 फिस्कल हेल्थ इंडेक्स इज द फर्स्ट वन. नीति आयोग ने पब्लिश करा है. अरविंद पनगारिया जी 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है. ये 3 पॉइंट्स हो गए नोट सबके पास. देन फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट फिस्कल परफॉर्मेंस. फिस्कल क्या होता है? एज आई ऑलवेज से, कहीं भी आप वर्ड फिस्क देखो तो जनरल स्टडीज के लिए इट इज द रेवेन्यू प्लस एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार का कमाई और खर्चा, आमदनी और खर्चा, राइट. सो दिस इनिशिएटिव
स्टेट के अलग अलग फाइनेंसेस को डिटेल बता रहा है, कौन से पैरामीटर यूज हैं, 5 सब इंडेसेस, कि आप क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर कैसा कर रहे हो, वेस्टफुल कर रहे हो कि यूजफुल कर रहे हो, एफिशिएंट कर रहे हो, इनएफिशिएंट कर रहे हो, राइट। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, कमाई कैसी चल रही है आपकी, क्या कलेक्शन में लीकेज है कि नहीं है, राइट। देन फिस्कल प्रूडेंस, क्या खर्चा सोच समझ के कैपिटल साइड पे कर रहे हो कि करंट पे उड़ाई जा रहे हो, राइट। देन डेट इंडेक्स, कितना आप पे डेट टू स्टेट जीएसडीपी रेशियो है। जीएसडीपी इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये देश का जीडीपी होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट का जीएसडीपी होता है, राइट। सो कितना डेट है, इसमें पंजाब बहुत फेल करेगा, बहुत ज्यादा डेट है। ऑल्दो दे एलिज की बीजेपी हमें ग्रांट नहीं दे रही, लोन नहीं दे रही, बट दैट इज एलिगेशन। डेट सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं, राइट। सो 5 सब इंडिसेस हो गए, मेंस में लिखने हैं तो अभी याद कर लो यार, मेंस तक क्यों वेट करनी है, सबने लिखना ना इस बार मेंस, राइट। सो मेंस तक क्यों वेट करनी है, लिख लो अभी, राइट। सो याद कर लेना इसे थोड़ा थोड़ा करके। These metrics offer a comprehensive view of fiscal health, aiding policy makers. टॉप परफॉर्मेंस स्टेट्स कौन सी हैं, उड़ीसा रैंक फर्स्ट विद एफएचआई स्कोर ऑफ 67.8, उड़ीसा नंबर 1 पे, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे। बताओ कह लो ही ना बीमारू स्टेट सब, उड़ीसा फिस्कल हेल्थ में नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे, एंड ट्रेडिशनली पुअर स्टेट्स हैं, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, फिर भी इनकी फिस्कल परफॉर्मेंस बहुत बड़ी है, राइट। गोवा तो होना ही था, पर अब गोवा डूबता जा रहा है, बिकॉज लोग कहाँ जा रहे हैं, टूरिज्म में। गोवा इज बेस्ड ऑन टूरिज्म। अब आपको यहाँ से मालदीव जाना तो सस्ता पड़ रहा है, वियतनाम जाना सस्ता पड़ रहा है, इंडिया में गोवा में जाना महंगा पड़ रहा है। Who will go there? And there are traditional systems as well, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। और गोवा में डिकॉस्टे ब्रिगेंड्स वैसे ही तंग करते हैं, they are in majority, right? So गोवा इज, उड़ीसा छत्तीसगढ़ गोवा हमारे लिए पुअर परफॉर्मर। पंजाब, क्यों पंजाब की परफॉर्मेंस पुअर है, हाई, वेरी हाई लेवल्स ऑफ डेट, इट इज बिकमिंग अनसस्टेनेबल। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया अपने खर्चे को कम करो, फिस्कल कंसोलिडेशन करो, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना करो, और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ कि कैसे आप इस डेट को पे ऑफ करो। सो पंजाब इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स ओवर हियर। पंजाब, केरला एंड वेस्ट बंगाल फेस चैलेंजेस इन डेट सस्टेनेबिलिटी। स्टेट सर्विस वाला रैंक वाइज भी दे देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड रैंक 1 इन फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। उड़ीसा, पंजाब भी उसमें ऑप्शन होगा, पंजाब इज नॉट देयर, राइट। पंजाब पीसीएस वाले खासकर नोट कर लेना। सब इंडेक्स इनसाइट्स, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ प्रायोरिटाइज सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, allocating substantial portion to health and education. This is the best expenditure, health and education, social service, right? However, states such as Punjab in capital expenditure lagged in capital expenditure, ये revenue expenditure पे खेली जा रहे हैं, सब्सिडियां दिए जा रहे हैं। पंजाब का बहुत बड़ा खर्चा क्या है, एग्रीकल्चर को सब्सिडी बहुत बड़ा, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री फर्टिलाइजर, फ्री ट्रैक्टर, फ्री फार्मर के घर वाले, सब कुछ फ्री है। चलो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज नॉट दैट बिग इशू, बट सब कुछ, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, फार्मर के घर वाले फ्री, सब फ्री। कनाडा जाना फ्री, कनाडा वालों ने बोल दिया भाई साहब रुक जाओ, बस करो यार। अमेरिका ने तो डिपोर्ट करना शुरू कर दिए। व्हाट विल कनाडा डू? विल कनाडा फॉलो और नॉट? कनाडा विल नॉट फॉलो। कनाडा की इकोनॉमी बिल्कुल अलग है, यूएस की इकोनॉमी बिल्कुल अलग है। अगर यूएस टेक ओवर कर लेता कनाडा को, जैसे ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि गाजा को भी मैं ले लूंगा, कनाडा को भी मैं ले लूंगा, हाँ जी, डेनमार्क को ले लूंगा, मैक्सिको को ले लूंगा, पाकिस्तान को ले लूंगा, हाँ जी, ग्रीनलैंड ले लूंगा, अलास्का वापस ले लूंगा, पुतिन को भी खरीद लूंगा, सबको खरीद लूंगा मैं, और मैं क्या बनूंगा फिर, पूरी दुनिया का दाता, है ना। Anyhow, but that is not sustainable. Odisha, Goa and Chhattisgarh led in revenue mobilization, कमाई अच्छी कर रहे हैं। States like, ये देखो, states like Bihar and West Bengal struggled with low own tax revenue. बिहार में obviously collection of revenue is a big challenge, है ना। conditions के हिसाब से logic लगा लो, लग जाएगा, right? Then fiscal prudence, ओडिशा एंड झारखंड याद करने हैं बिल्कुल नहीं, रैंक 1 2 3 याद कर लेना, और वर्स्ट परफॉर्मेंस, right? Then debt इंडेक्स, महाराष्ट्र एंड गुजरात डेमोन्स्ट्रेटेड रोबस्ट डेट मैनेजमेंट। ये देख लेना जी, पंजाब एंड हरियाणा का डेट बर्डन एंड हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स राइजिंग है,
ये हमेशा रहता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर सब्सिडीज बहुत ज्यादा है, अदरवाइज भी सब्सिडीज ज्यादा है, खर्चा ज्यादा कर रहे हो, कमाई है नहीं। ऑल्दो द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एलेजेस कि हमें पैसे नहीं दे रहे, बट हरियाणा में तो डबल इंजन की सरकार है, वहां भी यही हाल है, राइट। सो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के जो एरियाज बेनिफिट कर रहे थे, उनमें भी एक पॉइंट डाल सकते हो कि देखा जा रहा है कि यहाँ पे दोनों जगह ही प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास ही डेट बहुत ज्यादा है। दिस कैन बी एडेड इन एनी आंसर, एमएसपी वाला आंसर, एग्रीकल्चर वाला आंसर, क्लाइमेट चेंज वाला आंसर, डेट प्रूडेंस इकोनॉमिक्स वाला आंसर। सो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमें अपनी डायरी में नोट कर लेने चाहिए कि भैया ये हर जगह काम आएगा, नोटेड विद थीम्स, कहां से यूज कर लो, राइट। दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। साथ साथ मेंस भी तो करना है ना, सिर्फ प्रीलिम पास एस्पिरेंट थोड़ी बनना हमने कि भैया हाँ प्रीलिम पास हो गया, नहीं नहीं, आहा मेंस भी पास हो गया, आहा इंटरव्यू पास होगी, वाह वाह वाह, ऑफिसर लगे, जय हिंद, फिर हमारी जर्नी खत्म, आप लोग करो एंजॉय, फोन उठाने मेरे बंद कर देना, फिर बोलना मैं तो जानता ही नहीं से, राइट। देन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ हैव शोकेस्ड सस्टेनेबल डेट मैनेजमेंट बाय इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ आउटपेस्ड इंटरेस्ट पेमेंट ग्रोथ्स, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर ये इकोनॉमिक्स की बात है, ये एक नई न्यूजीलैंड में न्यू फिस्कल पॉलिसी भी दी थी कि अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, सपोज आपका इंटरेस्ट रेट है 6%, इकोनॉमिक ग्रोथ है 8%, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलती है, हमारे न्यूजीलैंड में एक बंदे ने बोली है, फेमस हुई थी, कि अगर आपका, कहना रिपीट, अगर आपका इंटरेस्ट रेट आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ से कम है, मतलब 6% इंटरेस्ट रेट, 8% इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आप जितना मर्जी फिस्कल डेफिसिट लो और उसे वेलफेयर पे खर्चो, बिकॉज जो आप फिस्कल डेफिसिट लोगे उसकी रिटर्न 8% आ रही है, ब्याज आपका 6% जा रहा है, तो एक तरह से 2% लोगों को फायदा हो रहा है। सो चाहे आप जितना मर्जी फिस्कल डेफिसिट लो, बट इंडिया अभी इस पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा। बट इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट टाइम ये मेंशन थी, हाउ मच फिस्कल डेफिसिट इज इनफ। फिस्कल डेफिसिट तो समझते हो, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया सरकार का, तो जितना मर्जी खर्चा करो, बट ऐसी जगह करो जहां उसका रिटर्न इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो। कि आपने 100 रुपए लगाए, 10% रिटर्न आया, इंटरेस्ट रेट 6%, तो आपको 4% फायदा। परसेंट फायदा पैसे का नहीं है, यहाँ पे वेलफेयर का है ना। रिटर्न ऑन दी इकोनॉमिक रिटर्न शुड बी मोर। स्किल डेवलपमेंट करा लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करा लो, ये नहीं कि इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ अलग है तो आप मंत्रियों को 5 स्टार में रखना शुरू कर दो, 7 स्टार में रखना शुरू कर दो, सब्सिडियां बढ़ा दो, वो नहीं। वी शुड एम फॉर दोज इन्वेस्टमेंट वेयर द रिटर्न इज बेटर देन इंटरेस्ट रेट, राइट। देन इन कंट्रास्ट स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल एंड पंजाब एग्जिबिटेड ग्रोइंग फिस्कल स्ट्रेस। ये बार बार रिपीट हो रहा है, पंजाब बंगाल स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या है जी? रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, स्टेट्स नीड टू एनहांस देयर रेवेन्यू, कहां से आ रहा है उसका बेस को वाइडर करो। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर को फोकस करना चाहिए, डेट मैनेजमेंट की लॉन्ग टर्म प्लान होनी चाहिए, एंड स्पेशली ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी चाहिए। देन फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, कंक्लूजन मेंस वाली, serves as a vital tool for benchmarking state performances and identifying areas for fiscal improvement. States like Odisha, Chhattisgarh अच्छा कर रही हैं, other states poor perform भी कर रही हैं, पंजाब and West Bengal, right? By fostering fiscal prudence, enhancing revenue mobilization, ये words याद रखना, fostering fiscal prudence, enhancing revenue mobilization and ensuring debt sustainability, यहाँ तक याद कर लो, ये कभी भी काम आएगा। Fostering fiscal prudence, enhancing revenue mobilization and ensuring debt sustainability, ये सब कुछ हम एम करते हैं। स्टेट कैन contribute to India's economic resilience, right? These are the words which we must use. क्लियर है जी बात? चलो, किसने करी थी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, कौन पब्लिश कर रहा है? नीति आयोग। एक और इंडेक्स निकला था, एक और खबर आई थी, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को दिया पॉइजन और बॉयफ्रेंड साहब मर गए, because the reason was she did not, Anji, as far as I remember, she did not want to marry that guy and he was forcing. उल्टा चल रहा था काम, हो सकता उल्टा भी हो, बट क्या लिखा फिर हमने? लव किल्स। किससे किल करा? पैराक्विट। डू वी एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन की गर्लफ्रेंड ने कौन सा पॉइजन दिया? नहीं, वी एक्सपेक्ट कि ये क्या है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हर्बिसाइड।
हर्बिसाइड ही पिला दिया बेचारे को चाय में घोल के। वेरी 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 सैड। वो सोच रहा है बड़ी स्वाद चाय है, बाद में पता चल रहा है स्वाद तो जिंदगी का निकल गया। So 24-year-old woman awarded death sentence by Trivandrum court guilty of poisoning her boyfriend in 2022 with a chemical herbicide called paraquat. हमें ये नहीं देखना कितने साल की लड़की थी या कौन लड़का था या क्या उनका रिश्ता था, हमें देखना है पैराक्विट क्या है। पैराक्विट डाइक्लोराइड और मिथाइल वेलाजोन, ये ध्यान रखना। ज्यादातर जस्ट नॉन साइंस वालों को बता रहा हूँ, जहां मिथाइल होता है यूजली पॉइजनस होता है। मिथाइल अल्कोहल भी पॉइजनस है, ये मिथाइल वेलाजोन भी पॉइजनस है। जस्ट नॉन साइंस वालों को बता रहा हूँ, साइंस वालों को पता है और डिटेल्स भी, राइट, जस्ट जनरलाइजेशन, राइट। ज्यादातर पॉइजनस हो जाता है। इट इज प्राइमरी यूज टू कंट्रोल दी growth of weeds, weedicide, herbicide, right? And this is used like in crops like cotton before harvest. Before harvest use हो रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। Then WHO classifies paraquat as category 2 moderately hazardous, moderately irritating chemical. Question इसमें क्या हो सकता है, कौन क्लासिफाई कर रहा है? WHO कर रहा है, ध्यान रखना। कौन सी कैटेगरी कोई बात नहीं, बट WHO कर रहा है क्लासिफाई, रिमेंबर दैट। Then its sale is banned in over 70 countries including China etc. But US and India में ये यूज हो रहा है। नॉर्मली इंडिया में तो होगा ही, यूएस में भी यूज होगा और चाइना में बैंड है। समथिंग वेरी आयरॉनिकल टू मी, चाइना में बैंड है और यूएस में यूज हो रहा है पैराक्विट, राइट। सो हाउ डज पैराक्विट पॉइजनिंग अकर? कॉमन रूट इज एक्सपोजर, मे बी ट्रांसफर्ड एंड अब्सॉर्ब्ड थ्रू प्रोलॉन्ग स्किन कॉन्टैक्ट एज वेल। मरकरी की तरह भी बिहेव करता है, अगर स्किन पे भी लगे जाए बार बार वहां से भी एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट एंड मीन्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई बात नहीं इसमें कवर करने वाली। देन आगे जी हम विप पे। विप का मतलब क्या होता था? विप का मतलब होता था हंटर जो मारते थे, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है? विप इज लाइक अ मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता था? क्लास को सारी को डिसिप्लिन में रखता था, कि कोई बाहर जब क्लास टीचर चली जाती थी, क्लास का इंचार्ज वो हो जाता था, उसके बाद पासेज होते थे, जिसने वॉशरूम जाना उससे पूछ के जाओ, और अपने फेवरेट पिल्लों को भेज देता था, राइट। दी मॉनिटर्स। कौन कौन मॉनिटर था यहाँ पे क्लास में कभी अपनी जिंदगी में? आप लोग मॉनिटर्स नहीं थे? आपने तो अपने हॉबीज में लिखा है मॉनिटर, मैं अचीवमेंट्स में। आप नहीं थे मॉनिटर? मैं नहीं। अच्छा, हेड गर्ल, चलो वेरी गुड। आई वॉज द इंग्लिश मॉनिटर इन माई क्लास। करते कराते पढ़ाते पढ़ाते इंडियनाइज करते हुए मेरी इंग्लिश इंडियनाइज होगी, राइट। एनी हाउ, सो विप सिस्टम क्या है जी, इसको समझते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने क्रिटिसाइज करा पार्टी विप सिस्टम को। क्यों करा जी क्रिटिसाइज? बिकॉज विप सिस्टम से शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्ट होता है। दिस इज एन ऑनगोइंग डिबेट जिसमें धनखड़ साहब ने बात करी। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? So about the whip system, the term whip originates from England's hunting fields, where a whipper was tasked with keeping stray hounds within the pack. ये कुत्तों को whip मार मार के पैक में रखता था, है ना? So that was the origin of the term. Introduction to politics. The political use of this term is credited to Edmund Burke. आजकल रद्दी सवाल बनाने के लिए भी पूछ लेते हैं। एडमंड बर्क इसने पॉलिटिकल सिस्टम में लेके आया। An Anglo-Irishist, कोई बात नहीं। In a speech in the House of Commons, he described how the king ministers rallied their supporters, referring to it as whipping system. So काफी पहले का ये यूज हो रहा है। Then इंडिया में कैसे है जी? whip system dates back to the beginning of its parliamentary system. पार्लियामेंट्री सिस्टम के स्टार्टिंग से ही whip system इंडिया में है, बाद में नहीं आया, राइट। पार्टी डिसिप्लिन को इंश्योर करता है। एंड एंटी डिफेक्शन लॉ के आने से whip system और ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ, कि अब विप को नहीं मानोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन, राइट। एंटी डिफेक्शन 1985 में आया था, कौन सी अमेंडमेंट से? 52 से आया था। और किससे चेंज हुआ? 91 से चेंज हुआ। कौन सा शेड्यूल है? 10। ये सारे 10 बन रहे हैं ना, 5 into 2, 9 + 1। रिमेंबर दिस एज वेल, भूलना नहीं, राइट। सो एंटी डिफेक्शन लॉ में बेसिकली क्या था? जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप इलेक्ट होके आए हो, अगर आप उसको चेंज कर देते हो, यू ज्वाइन अनदर पार्टी, देन यू आर डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन करता है एंटी डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर एंड चेयरमैन, स्पीकर एंड चेयर। बाकी ग्राउंड्स पे कौन डिस्क्वालीफाई करता है? प्रेसिडेंट, राइट। सो बेसिक हो गया।
enforces compliance with whip, एंटी डिफेक्शन लॉ ने compliance with whip इंश्योर कर दिया to preserve the integrity of political parties in India's parliamentary system. So the system restrictive ही माना जा रहा है कि कोई बंदा अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता. He has freedom of speech and expression. But what is the ultimate answer to it? कि अगर आपने अपनी पार्टी के खिलाफ बोलना है तो पार्टी के अंदर जाकर डिबेट करो. आउटसाइड दी पार्टी अगर आप वोट अलग कर रहे हो वो आप फ्रॉड कर रहे हो. आप पार्टी को डेमोक्रेटिक बनाओ कि आपकी बात को भी माना जाए. राइट? एनीहाउ, the purpose of a whip system is parties see voting on key issues such as central to their political identity. For example, एक पार्टी पे नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन. अब इसके एमपीज को तो इसके लिए वोट करना ही है ना. अगर नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन? द गवर्नमेंट विल फॉल. दिस वुड बी फ्रॉड ऑन द पीपल, ऑन द पार्टी एंड द पीपल. सो हेंस टू मेंटेन द सिस्टम वी हैव द व्हिप सिस्टम कि आपको वोट करना ही करना है. नॉन कंप्लायंस और एब्सेंस ड्यूरिंग क्रिटिकल वोट्स कैन कॉज significant embarrassment. So significance for ruling parties, unanimous attendance is necessary. कोई no confidence motion हो रहा है, कोई important motion हो रहा है, motion of thanks हो रहा है, उस टाइम attendance चाहिए. इसके लिए whip system है. So party chief whip acts as the liaison between leadership and MPs. तो leader है पार्टी के और MPs के बीच में कौन link है, liaison कौन कर रहा है? The whip, right? Communicating the party stands on critical matters, ensuring attendance and votes, coordinating which members speak on in parliament. एक तरह से क्लास मॉनिटर ही है, लीडर और बाकी एमपीस के बीच में. 3 तरीके के विप्स ये इशू करते हैं. वन लाइन विप जिसमें कहेगा अबाउट अ वोट कि आप वोट हो रहा है, बस इतना कहता है, आप आओ वोट करो ना करो आपकी मर्जी. देन 2 लाइन विप रिक्वायर्स मेंबर टू बी प्रेजेंट बट डज नॉट डिक्टेट हाउ टू वोट. करना आना है, किस हाँ या ना वोट करना है वो आपकी मर्जी. तीसरे में बोलेगा आना भी है और वोट भी करना है और वोट हाँ या ना कौन सा करना है वो भी बताएगा. तो पहले में क्या था कि वोटिंग हो रही है, बता दिया, आप आओ वोट करो आपकी मर्जी. दूसरे में क्या है कि आना है, वोट जहां मर्जी करो. तीसरे में क्या है, आना भी है, वोट भी करना है और कौन सा वोट करना है वो भी. सो दिस इज द स्ट्रिक्टेस्ट वन. 3 लाइन विप को अगर आप वायलेट करते हो तो सीधा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जाते हैं. राइट? दैट इज वाई द क्वेश्चन मोर लाइकली. जो स्टार्टिंग में हमने एमसीक्यूज करे हैं, दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन. गॉट माय पॉइंट एवरीबॉडी? राइट? चलो. देन सिग्निफिकेंस ऑफ द 3 लाइन व्हिप typically issued by party chief whip which mandates adherence. Violation can lead to the disqualification under anti defection law recommended by party presiding officer. है ना? सो अगर आप 3 लाइन व्हिप को नहीं मान रहे, वैसे तो किसी भी व्हिप पे हो सकता है, बट 3 लाइन को नहीं मानना तो सीधा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं. डिसाइड कौन करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर. बाय द वे, चीफ व्हिप ऑफ द रूलिंग पार्टी कौन होता है? अच्छा, और थोड़ा सा और दिमाग लगाओ. अगर ऐसा होता नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर तो मैं पूछता नहीं, ये भी नहीं मैं पूछता. जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है, मैंने कराया था व्हिप के साथ, कौन होता है? पी से मिनिस्टर था. कौन सा? पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर यूजुअली चीफ व्हिप होता है रूलिंग पार्टी. पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर होता है चीफ व्हिप. राइट? हाँ जी अक्षिता जी, क्या हुआ? याद था? So the chief whip of a political party holds the most crucial role in enforcing the party system. Party discipline के लिए होता है, right? Over here it is mentioned in Lok Sabha, the Minister of Parliamentary Affairs acts as chief whip coordinating with the ruling alliance. Minister of Parliamentary Affairs होता है, ध्यान रखना, फैक्ट भूल जाते हैं. लोकसभा में यूजली मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स होता है. यूजली क्यों बोल रहा हूँ? हो सकता है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स राज्यसभा का हो, उस केस में फिर नॉमिनेट होगा, रूलिंग पार्टी का लीडर करेगा. राइट? So in Rajya Sabha, the Minister of State for Parliamentary Affairs is the government's chief whip. ये फैक्ट ध्यान रख लेना, काम आ जाता है कभी कभी. जो यूजुअल बुक्स में नहीं है ना, वही सवाल बनता है. राइट? हमारे नोट्स में है, होना चाहिए. नहीं है बुक्स में तो रख लो. अगर आपके नोट्स में भी है, जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, प्लीज एड इट टू योर नोट्स. कल को, आज को, परसों को सब काम आएगा. So if a member of the ruling alliance defies the chief whip's directive, the party can recommend disqualification. कौन से लॉ के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन? एंटी डिफेक्शन. राइट? सिग्निफिकेंस, व्हिप इंश्योर्स पार्टी डिसिप्लिन. राइट? व्हिप का मेजर काम है पार्टी डिसिप्लिन को लेकर आना.
देन फॉर्मर स्पीकर सुमित्रा महाजन जी ने बोला था एमपीज इलेक्टेड ऑन पार्टी टिकट रिप्रेजेंट दी पार्टीज आइडियोलॉजी। बेसिक मुद्दा क्या है, सॉवरन कौन है हमारे देश में? पीपल। पीपल ने इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं। सपोज मैं बीजेपी की टिकट पे खड़ा हुआ या कांग्रेस पे खड़ा हुआ, लेट्स से बीजेपी पे खड़ा हुआ, आप लोग वो इलेक्टोरेट थे, आपने मुझे वोट करा ऑन द बीजेपी आइडियोलॉजी, अब मैं जाके कांग्रेस में मिल जाऊं, तो द फ्रॉड विल बी अपॉन यू। फिर इसमें अगर आप ये चीज समझ रहे हो तो डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद इफ आई एम डिस्क्वालिफाइड ऑन बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन, कैन आई कॉन्टेस्ट द नेक्स्ट इलेक्शन? कैन आई कॉन्टेस्ट द नेक्स्ट इलेक्शन मैडम? हाँ ना ना हाँ, समझो। मैं बीजेपी की टिकट पे इलेक्ट हुआ था, अब मुझे लगा कि नहीं ये सही नहीं कर रहे, तो मैं कांग्रेस में जाता हूं, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता हूं। किसको धोखा दिया मैंने? पार्टी को नहीं, पीपल। अब क्या मैं पीपल में जाके दोबारा नहीं अपनी बात रख सकता कि आई वांटेड दिस आइडियोलॉजी, इफ यू डीम फिट तो मुझे वोट दो, नहीं तो ना दो। यस, सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, इफ आई एम डिस्क्वालिफाइड, I can contest the next election. Where I cannot, where I defrauded the law of the country. मैंने ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया जहां मुझे सजा हो गई 2 या 2 साल से ज्यादा, फिर सजा प्लस 6 साल और नहीं लड़ सकता, बिकॉज मैंने लॉ को डिफ्रॉड किया। पीपल को तो यार मेरे को मौका मिलना चाहिए ना दोबारा, कि क्या पीपल मेरी बात के साथ सहमत हैं। सो एंटी डिफेक्शन वाला बंदा अगला इलेक्शन लड़ सकता है, कंसेप्ट रहना चाहिए दिमाग में, और कुछ रहे ना रहे, राइट। सो प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस सिंस 1952 ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स अगेन, राइट। इसमें कॉन्फ्रेंस हैज प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल विप्स, बैठ के बातचीत करते हैं कि विप सिस्टम को कैसे बेटर करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई याद करने वाली बात नहीं। देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत साल हो गए हैं, कब आई थी? 2016 में आई थी। फसल बीमा योजना है तो इंश्योरेंस वाली होगी, इसमें राबी और खरीफ क्रॉप का, राबी खरीफ एंड हॉर्टिकल्चर का अलग अलग प्रीमियम है। इसका कितना है? 1.5। इसका कितना है? इसका कितना है? ये किसने देना है? ये फार्मर देगा, बाकी सरकार। सो 100 में से 1.5 रुपया फार्मर देगा, 2 रुपया, 5 रुपया बाकी सरकार देगी सब्सिडी, राइट। इसमें एक और बात हमने लास्ट वीक भी पढ़ी थी, नोटिफाइड एरिया में नोटिफाइड क्रॉप्स लगाने वाले को बीमा मिलेगा, कि इस एरिया में ये क्रॉप लगाया तो बीमा मिलेगा, इस एरिया में वो क्रॉप लगाया, नोटिफाइड एरिया नोटिफाइड क्रॉप्स, राइट। वी हैव डन दैट, राइट। तो इसमें थोड़ी सी डिटेल्स देखने वाली हैं कि फसल बीमा योजना को एक्सपैंडिंग द एम्बिट टू इंक्लूड क्रॉप डैमेज बाय एनिमल्स एज वेल। एनिमल्स की क्रॉप डैमेज इसमें नहीं थी, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। ध्यान रखना, एक पॉइंट यहीं से आ जाता है, अभी तक एनिमल्स की क्रॉप डैमेज नहीं थी। देन कब लॉन्च हुई थी जी? 2016 में। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ऑब्वियसली कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सिंपल सी बात, इंश्योरेंस वाली मिनिस्ट्री नहीं है एग्रीकल्चर वाली, राइट। देन इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू फार्मर्स, किसके किसके खिलाफ जी? क्रॉप लॉस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स कवर्ड है, हाँ जी। क्या पेस्ट कवर्ड है? हाँ जी। डिजीजेस कवर्ड है? हाँ जी। एनिमल्स का लॉस नहीं कवर्ड था, उसको अब एक्सपैंड कर रहे हैं। पेस्ट के साथ एनिमल एक्चुअली इंक्लूड होने चाहिए थे, राइट। प्रोवाइड्स कॉस्ट इफेक्टिव प्रीमियम टू ऑल इंडियन फार्मर्स। नेटवर्क ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स, प्राइवेट कंपनीज भी इसको कर रही हैं, LIC वगैरह भी इसको करती हैं इनफोर्स। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू फार्मर्स फ्रॉम क्रॉप डैमेज, इनकरेज द फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, की कुछ हो भी गया लॉस तो हम दे देंगे। टू इंश्योर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड क्रेडिट वर्दीनेस, अगर आ जाए ना क्वेश्चन ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्स ऑफ PMFBY, ऑल उठा दें, राइट। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एज सच नहीं लगता, बट है, बिकॉज इंश्योरेंस मिल रही है कि लॉस हुआ भी सही आपके ट्रायल पे तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। देन ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर्स नोटिफाइड एरिया इन नोटिफाइड क्रॉप्स आर एलिजिबल। सो सिर्फ लैंड ओनर फार्मर नहीं, टेनेंट फार्मर भी एलिजिबल है, शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर भी एलिजिबल है। होना क्या चाहिए? नोटिफाइड क्रॉप एंड नोटिफाइड एरिया,
राइट। और ये वॉलेंट्री है, बट कंपलसरी क्या है, अगर आप कोई भी लोन लेते हो तब आपको फसल बीमा योजना कंपलसरी है। पहले इट वाज कंपलसरी, देन इट वाज चेंज टू वॉलेंट्री, बट एक तरह से प्रैक्टिकली अभी भी कंपलसरी क्यों है? बिकॉज अगर आप सरकार से लोन ले रहे हो तो आपको ये होना ही चाहिए, और फार्मर तो लोन लेता ही लेता है, राइट जी। फार्मर मस्ट पोजेस अ वैलिड एंड ऑथेंटिकेटेड लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट और टेन्योर एग्रीमेंट, कि भैया आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट है, राइट। देन फार्मर्स मस्ट have received compensation for, must not have received compensation for same crop loss from any other medium or source। कहीं और से अगर compensation ले ली तो इसकी नहीं मिलेगी, राइट। स्पेशल एफर्ट शैल बी टू इंश्योर मैक्सिमम कवरेज ऑफ एससी एसटी वुमेन, ये हर जगह होता है, मान लेना इसे भी। सवाल आए स्पेशल एम्फसिस ऑन एससी एसटी एंड वुमेन, हाँ जी सही। देन बजट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन शुड बी इन प्रोपोर्शन टू लैंड होल्डिंग्स ऑफ एससी एसटी जनरल along with women in state cluster। ज्यादातर फोकस एससी एसटी वुमेन को दिया जाएगा। ये सवाल बनता था पहले, मैंने भी बनाया है। कितना देना है जी? 2% फॉर खारिफ क्रॉप जो फार्मर दे रहा है, खारिफ के साथ ऑयल सीड भी है, खारिफ एंड ऑयल सीड्स, राइट। देन फॉर राबी एंड ऑयल सीड 1.5% फॉर ईयरली कमर्शियल, हॉर्टिकल्चर 5, खारिफ 2, राबी 1.5, हॉर्टिकल्चर 5, सो 1.5, 2 एंड 5, राबी, खारिफ एंड हॉर्टिकल्चर। ये प्रीमियम किसे देना है? फार्मर को, बाकी कौन देगा? सरकार, राइट। फॉर द नॉर्थ ईस्ट फार्मर जम्मू एंड कश्मीर द गवर्नमेंट पेज एंटायर प्रीमियम, उन्हें प्रीमियम देना ही नहीं। मजे क्यों जी? बिकॉज उनकी स्टेट्स आर फॉर स्पेशल मेंशन और लेट्स से स्पेशल एम्फोसिस फॉर ग्रोथ, उनके लिए हमने रखा है कि सारा प्रीमियम सरकार ही देगा। सो नेचुरल डिजास्टर्स कवर्ड है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कवर्ड है, स्टोरेज में कोई लॉस हुआ कवर्ड है, हाँ जी। पेस्ट कवर्ड है, हाँ जी, राइट। सो लॉस और डैमेज टू नोटिफाइड इंश्योरेंस क्रॉप्स ड्यू टू वॉर, न्यूक्लियर रिस्क, डैमेज एंड अदर इज एक्सक्लूडेड। वॉर के रिस्क कवर्ड नहीं, वॉर के नहीं है, एनिमल वाले नहीं, राइट। ध्यान रखना, ऑप्शन ऐसी बनती होती है। टाइमली कॉम्पनसेशन देनी है विद इन 2 months, मिलती है क्या? यूजली नहीं, बट टाइमली कॉम्पनसेशन की बात जरूर हुई है। देन वन मोर थिंग, दिस यस टेक माइट बी आस्क्ड, सीधा सीधा पूछ लेते हैं यस टेक इज रिलेटेड टू व्हाट? तो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है फॉर कॉम्पनसेशन, फॉर कैलकुलेटिंग कितना लॉस हुआ है, तो उसमें एक टेक्नोलॉजी है यस टेक, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। कितनी इनकी यील्ड थी, ऐसी ना बोलते मेरा 10 करोड़ का चावल लुट गया, पैदा ही जब 10 लाख का हो रहा था तो पैसे 10 लाख मिलेंगे, राइट। सो यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, that is YesTech, ensures remote sensing based accurate yield estimation. Then there is another Cropic, collection of real time photos and observation of crops। क्यों कर रहे हैं ऑब्जर्व कि कितना ज्यादा यील्ड थी, कितना ज्यादा लॉस हो गया, कितना इनकी कॉम्पनसेशन बनती है, क्या इन्हें कॉम्पनसेशन मिली कि नहीं, हर चीज में टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड, राइट। देन वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज, एक ही बात इसमें ध्यान रखने वाली, दो कौन सी हैं? इंदौर एंड उदयपुर, इंडिया में पहली 2 वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज। कौन सी कन्वेंशन के अंदर? रामसर। क्या है ये? प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स के लिए, एंड दीज आर दी फर्स्ट 2 सिटीज, राइट। सो वेटलैंड को क्यों प्रोटेक्ट करना है? फिर फ्रॉग ऐसे दिखेगा अगर वेटलैंड नहीं रहेंगे। एनी हाउ, गोइंग राइट, Indore and Udaipur have become the first 2 Indian cities to join the global list of wetland accredited cities। First 2 हैं इसलिए इंपॉर्टेंट, इंदौर एंड उदयपुर। है क्या? मर्जी वाली बात है, वॉलंटरी एक्रेडिटेशन है। इट इज अ वॉलंटरी एक्रेडिटेशन that provides an opportunity for cities to value their natural or human made wetlands to gain international recognition। कि हाँ भाई हम अपने वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे, वॉलंटरी एक्रेडिटेशन है, जबरदस्ती नहीं देते, हमारी मर्जी। सिटीज ने खुद अप्लाई की कि हमें चाहिए, राइट। इट वाज अप्रूव्ड ड्यूरिंग द रामसर कन्वेंशन COP12 इन ईयर 2015। याद रखना है? आई डोंट थिंक सो कि COP12 में हुआ था, कोई बात नहीं, राइट। इट एम्स टू फर्दर प्रमोट वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, पेरी अर्बन वेटलैंड्स, वेटलैंड सिटीज वैलिड फॉर 6 years, 6 साल के लिए वैलिड रहेगा, आफ्टर विच इट मस्ट बी रिन्यूड। रिन्यू हो सकता है, राइट। क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत? चलो, then recognizes steps to safeguard their urban wetlands। By the way, wetlands का भी एक बेसिक अपने को पता होना चाहिए। wetland का पर्पस क्या क्या हो सकता है? Why wetland should be promoted?
किस किस काम में इन्वायरमेंट को हेल्प करता है? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, बिल्कुल, और फिल्टरिंग आउट हैवी मेटल्स, बिल्कुल सही, और मरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल सही, हाँ जी। फिशिंग ग्राउंड्स, बिल्कुल सही। माइग्रेटरी बर्ड्स, बिल्कुल सही। और क्या रह गया? फ्लड्स के खिलाफ, बहुत बड़ा इसका रोल है, फ्लड्स के खिलाफ बचाव करता है। कोस्टल मैंग्रोव्स भी, और अर्बन वेटलैंड्स अर्बन फ्लडिंग के खिलाफ, है ना। एंड क्लाइमेट चेंज, ठंडा रखता है, जहां जहां पानी होगा वहां ठंड होगी, इवेपोरेशन से कूलिंग होगी, राइट। एंड प्रोवाइड्स इकोसिस्टम फॉर वेरियस स्पीशीज। टूरिज्म ऑल्सो वेरी प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑल्सो, है ना। फिल्टरिंग वाला मैडम ने बता ही दिया कि पोल्यूटेंट्स को फिल्टर कर देता है, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स, एस्थेटिक सेंस भी है, टूरिज्म भी है, बट वी मस्ट रिमेंबर द बेसिक्स ऑफ वेटलैंड्स एज वेल। कौन सी कन्वेंशन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए? रामसर। रामसर में कौन सा रिकॉर्ड होता था? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। जो कौन से थे उसमें वेटलैंड्स, कौन से रिकॉर्ड करे जाते हैं? नाम नहीं, कौन से रिकॉर्ड होते हैं उसमें? जो बहुत डैमेज हो चुके हैं और जो लॉस हो सकता है उनको, उसमें थे। अब बताओ, केवलदेव और लोग, पहले कौन सा था जो रिमूव हुआ है? केवलदेव और चिलिका थे पहले। चिलिका को हमने प्रोटेक्ट अच्छे से कर लिया, रिमूव हो गया। अब केवलदेव एंड लोकटक है। लोकटक कहाँ है? मणिपुर। केवलदेव कहाँ पे है? राजस्थान, राइट। डन। बेसिक बेसिक भी साथ साथ करते चलते हैं, रिविजन होती रहे। डोंट वरी, अगेन जिन्होंने एनवायरमेंट नहीं पढ़ा करेंगे, इट विल बी ऑन आवर टिप्स, राइट। सो क्या कर रहे हैं जी? इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स को हाईलाइट कर रहे हैं। A candidate for should satisfy standards used to implement each of the 6 international criteria mentioned in operational guidance for wetland conservation of Ramsar Convention। याद करना है? बिल्कुल नहीं। तो बेसिक्स हमने याद करें, वही याद करने हैं। इसको जस्ट रीड कर लो, कभी काम आ जाए। तो COP13 74 cities from 17 countries have officially been recognized। क्या हमारी ही दो हैं? नहीं, 74 cities हैं, हमारी पहली बार दो। कौन सी? इंदौर एंड उदयपुर। उत्तर प्रदेश नहीं, उदयपुर है। देन बाल्टिक सी, इसके आसपास कंट्रीज कौन सी हैं? ये वाली। क्या लिखना है आगे? पहले फिनलैंड लिखेंगे यार, साथ साथ कंट्रीज भी बताओगे। रिमेंबर दिस निमोनिक प्लीज। अगर आपको वैसे याद है ज्योग्राफिकली तो वैसे कर देना, जिनकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी अच्छी है वो मैप से कर लो। मेरे को ऐसे याद होता है तो ऐसे कर लेते हैं। तो बाल्टिक सी की कंट्रीज कौन सी है जी? एक तो जर्मनी हो ही गई, पोलैंड एंड फिनलैंड हो गई, देन रशिया, डेनमार्क, स्वीडन, इस्टोनिया, एक सेकंड लिखने भी दो यार, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, राइट। रिमेंबर दिस, कल को काम आएगा, ऐसा ही सवाल आएगा। और चालाकी क्या होती है, वो एल से लिथुआनिया की जगह एल से ही कुछ और लिख देते हैं। सो लैटविया लिथुआनिया ही कंफ्यूजिंग है, उन्हें याद रखना, एल से लैटविया और लिथुआनिया है, लवस नहीं, लेवस नहीं है, ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता, राइट। सो एल वाले जो डबल डबल निमोनिक्स जब आप याद करते हो ना, अब इसमें भी ध्यान रखना। पिछली बार गंगा का सवाल पूछ के ने निमोनिक्स वालों को काट दिया। जो समझदार आदमी था उसे पता था यही कंफ्यूज करेंगे। तो जो आप निमोनिक भी बना रहे हो उसको भी ध्यान से यूज करना है। लास्ट टाइम आपने निमोनिक सीरीज यूट्यूब पे देखी थी, आई हैड मेंशन्ड कि सोमालिया है, ये नहीं है, सऊदी अरेबिया है, ये नहीं है, राइट। सो जहां कंफ्यूजन होगी वही चीज ध्यान रखनी, राइट। सो बाल्टिक सी में क्या है जी? शिप को पकड़ा गया, फाइबर ऑप्टिक को काट रहा था, बट हमारे लिए क्या सवाल है? बाल्टिक सी अटलांटिक ओशन, ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द सीज ऑफ अटलांटिक ओशन, ये तो नहीं भूलना, है ना। नॉर्दर्न यूरोप में यंगेस्ट सी ऑन आवर प्लैनेट है, ये मुझे भी नहीं याद था फैक्ट। इट इज द यंगेस्ट सी ऑन आवर प्लैनेट, आई नेवर न्यू दिस। इफ यू डोंट राइट इट डाउन नहीं तो कोई बात नहीं। इमर्जिंग सम 10,015 ईयर्स अगो, लास्ट आइस एज के एंड के बाद आई थी, राइट। अप्रोक्सीमेटली 1600 है। कंट्रीज सराउंडिंग अपने को पता होना चाहिए, एज आई सेड, रूड जनरल में जर्मनी, सेल्स, फिनलैंड एंड पोलैंड।
तो ये कंट्रीज अपने को पक्का पक्का से याद होनी चाहिए. दिस इज वन थिंग आई वांट यू टू रिमेंबर. कौन सी कंट्रीज है, कौन सा ओशन है, अटलांटिक. कंट्रीज कौन सी सराउंडिंग है प्लीज, एंड इट इज कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन थ्रू दी डैनिश स्ट्रेट. डैनिश स्ट्रेट, दिस टू प्लीज. ठीक है. एंड कनेक्टेड टू व्हाइट सी वाया दी व्हाइट सी कैनाल एंड नॉर्थर्न सी जर्मन बाइट वाया कियल कैनाल. कैनाल भी न्यूज में, पनामा कैनाल न्यूज में ना. इस बारी कैनाल की लिस्ट देख जाना कौन सा किसको कनेक्ट कर रहा है. पनामा नहीं पूछने वाला कोई. 10 12 15 कैनाल याद करना है. पनामा तो पता ही है, सुएज तो पता ही है. नहीं पता तो एक बार ये तो पता होना चाहिए. पनामा सुएज पता है, देन उसके बाद दीस. तो कैनाल्स एक बार चेक कर लेना. इंडिया वाले भी, इंदिरा गांधी कैनाल, नॉट द वुमन. राइट. सो कैनाल्स आर इन न्यूज. पनामा कैनाल ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, ये भी मैं ले लूंगा. सुएज कैनाल ये भी मैं ले लूंगा. तो कैनाल भी न्यूज में है ना, कैनाल ध्यान रखना. राइट. बाल्टिक सी कंटेन्स 3 मेजर गल्फ्स. ज्यादा न्यूज में नहीं है बट फिर भी. गल्फ ऑफ बोथनिया टू द नॉर्थ, गल्फ ऑफ फिनलैंड टू द ईस्ट एंड गल्फ ऑफ रीगा स्लाइटली टू द साउथ. क्रोनोलॉजिकली क्या याद होना चाहिए सबसे ज्यादा? कंट्रीज, ओशन, डैनिश स्ट्रेट, देन द कैनाल्स. अगर और भी मेमोरी बची हो कार्ड में आपके दिमाग में, आपके दिमाग के मेमोरी कार्ड में, तो गल्फ्स. और भी बची हो तो रिवर्स कौन सी ट्रेन कर रही है? यही सवाल आ रहे हैं ना सीज के राउंड. कंट्रीज कौन सी रिवर जा रही है, कौन से कैनाल है, कौन सी स्ट्रेट है. राइट. तो क्रोनोलॉजिकली याद रखना है. देयर आर अबाउट 60 रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बाल्टिक सी. नेवा इज द लार्जेस्ट वन. राइट. नहीं याद रहेगा, मुझे भी नहीं रहेगा. एनीहाउ, it is home to over 20 islands. Gotland located off coast of Sweden is the largest one. कोई बात, no worries. कंट्रीज पक्का याद रखना. पेरिस एआई समिट क्या है जी? एआई को रेगुलेट करने की बात हो रही है. पहली बारी ब्लेचली डिक्लेरेशन हुई थी जो मैंने सवाल बनाया. अब पेरिस एआई समिट को फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन और इंडिया के नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी चेयर कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और एआई तो एनी हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो अभी आईआर की तरफ से देखते हैं. पेरिस एआई समिट, गवर्नेंस, इनोवेशन एंड ग्लोबल एआई लीडरशिप. चैट जीपीटी की अच्छी बात है, 5000 years ऑफ accumulated ह्यूमन नॉलेज. चैट जीपीटी कहता है अच्छा सब तो मुझे पता है. एंड इट इज सरप्राइजिंग यार, स्कूल के बच्चे भी अपने प्रोजेक्ट सब चैट जीपीटी से बना रहे हैं. कोचिंग वाले भी अपने क्वेश्चन पेपर चैट जीपीटी से बना रहे हैं. क्यों हो रहा है ऐसा? आई डोंट नो. मतलब चलो स्कूल के बच्चे तो फिर भी शैतान हो सकते हैं, बट आप यूपीएससी को पढ़ा रहे हो तो सामने वाला भी तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है. 1 मिनट में पकड़े जाते हो कहां से आपने टेस्ट बनाया है. चैट जीपीटी से है या कोई और एआई टूल से है. तो आई थिंक वी मस्ट अवॉइड दैट. राइट. एनीहाउ, सो पेरिस एआई समिट concerns regulating AI without stifling or stifling innovation. Global leaders will meet in Paris. So हमने क्या करना है, इसकी बेसिक मुद्दा एआई में क्या हो रहा है, रेगुलेशन के पर्पज से. कुछ लोग बोल गए कि अगर एआई को आपने रेगुलेट ना करा तो इंसान को रिप्लेस कर देगा, इंसानियत खत्म, मैनकाइंड की डोमिनेशन ओवर, मशीन्स हमें डोमिनेट करेंगी. और फिर चलो मशीन करे ना करे, बट कोई कंट्रीज का मिसयूज करे. फॉर एग्जाम्पल नोटोरियस वंस लाइक नॉर्थ कोरिया, चाइना. राइट. सो इसके लिए रेगुलेशन जरूरी है, बट ज्यादा रेगुलेशन करी तो इनोवेशन रुक जाएगी. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस इन समिट्स. राइट जी. So this builds on the 2023 AI summit in Bletchley Park. Bletchley declaration पहली बात थी जब यूके ने, हाँ जी, हाँ जी, यूके में, तो यूके होस्टेड थी AI सेफ्टी समिट. सेफ्टी समिट नाम ध्यान रखना, सेफ्टी समिट. 28 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एंड द EU टू अडॉप्ट द ब्लेचली डिक्लेरेशन. किससे रिलेटेड है ब्लेचली डिक्लेरेशन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन से. राइट. सो इट एम्फसाइजेस अलाइनिंग AI विद ह्यूमन इंटेंट. अच्छी अच्छी बातें हैं कि सिविल सोसाइटी के काम आएगी, ह्यूमैनिटी के काम आएगी. अच्छे से रेगुलेट करो. याद करने वाली बात सिर्फ कौन सी डिक्लेरेशन? ब्लेचली रिलेटेड विद एआई. इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द वर्ड ब्लेचली रॉन्ग, एक्सक्यूज मी फॉर दैट. राइट. बट याद रखना हमने स्पेलिंग से. देन 2024 एआई सियोल समिट कहां पे हो रहा है जी? सियोल कहां पे है? साउथ कोरिया. राइट. South Korea was a 2-day event, took place in May 2024. The summit was co-hosted by Republic of Korea and UK. The summit's goal was to advance the global strategy AI. अच्छा बस AI की सेफ्टी रखनी है हमें. पेरिस समिट ऑब्वियसली कहाँ हो रहा है? पेरिस में. कहाँ है? फ्रांस में, है ना.
इसमें क्या है जी, इमैनुअल मैक्रोन और मोदी साहब चेयर कर रहे हैं, ऐसे को चेयर कर रहे हैं, दैट इज वाई इट माइट बी इंपॉर्टेंट। मुझे जो इसमें से सवाल लगा, प्रीलिम्स के लिए ब्लेचली डिक्लेरेशन, मेंस के लिए एआई रेगुलेशन, कि इंडिया क्या क्या स्टांस है। सो एम कर रहे हैं जी टैकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द एआई मार्केट, राइट। टेक्नोलॉजी बिकम्स समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटरी, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आती जाएगी वो इवन अपने डिजिटल डिवाइड्स को, टेक्नोलॉजिकल डिवाइड्स को बड़ा करती जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी मस्ट बी इगैलिटेरियन, इंक्लूसिव, दैट इज वन मोर इशू, राइट। इवेंट स्ट्रक्चर क्या है जी, February 10 को मल्टी स्टेक होल्डर फोरम होगा, सारे इसमें सिविल सोसाइटी, बिजनेस, गवर्नमेंट सारे आएंगे। देन February 11 को समिट ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट होएगा, यहाँ सिर्फ सरकारी आएंगे, राइट। देन Paris and Europe's AI challenge. It is Paris AI summit is crucial for AI denomination as race dominated by American and Chinese tech giants. पहले आप देखो हिस्ट्री में मोटा मोटा यूरोप की डोमिनेशन होती थी हर जगह, ब्रिटेन की, फ्रांस की। अब यूरोप फेड होता जा रहा है, डोमिनेशन अमेरिका और चाइना की आ रही है। सो यूरोप को एटलीस्ट एआई में लीड लेनी चाहिए, इसलिए ये जल्दी जल्दी कर रहा है कि एआई में तो लीड ले लूं मैं, राइट। सो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन पर्सनल इनिशिएटिव अंडरस्कोर्स यूरोप्स नीड टू कम्पीट इन दिस फील्ड। तो यूरोप की बात समझ गए कि हमें चाइना अमेरिका के डोमिनेशन से बाहर आके अपना भी अस्तित्व बनाना है। इसमें यूएस क्या कह रहे हैं, समिट फॉलोज यूएस अनाउंसमेंट ऑफ स्टारगेट प्रोजेक्ट, ध्यान रखना इसको, स्टारगेट प्रोजेक्ट यूएस का है, 500 बिलियन इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग ओपन एआई एटसेट्रा एटसेट्रा, एआई से रिलेटेड है। स्टारगेट प्रोजेक्ट याद रख लेना, काम आ जाता है कभी। स्टारगेट इज यूएस का प्रोजेक्ट इन्वॉल्व विद एआई जनरेशन, इसमें कंपनीज भी हैं, राइट। तो ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम डोमिनेट करें एआई को, चाइना चाह रहा है मैं डोमिनेट करूं। रैपिड एआई एडवांसमेंट, कौन सी चीज आई थी अभी चाइना की न्यूज में, डीप सीक। डीप सीक में क्या था, दैट इज चैट जीपीटी से भी बहुत सस्ता और अच्छा एआई टूल, डीप सीक। तो चाइना इज ट्राइंग टू डोमिनेट इटसेल्फ, यूरोप कह रहा है भैया मेरी भी मानो। अब डिस्पाइट यूएस एफर्ट्स, चाइना का डीप सीक वगैरह मोर कॉस्ट इफेक्टिव है और बेटर भी है शायद। सो चाइना अगर ऊपर उठता है तो हमें भी दिक्कत होती है कि भैया हमें भी मारेगा फिर एआई से, राइट। सो वी रिक्वायर diverse approaches. Policymakers worldwide have intensified regulatory scrutiny, privacy, system bias for the big tech companies, etc. Right? कि आप system bias एक कीवर्ड है, पता होना चाहिए। System bias is when you use or introduce something and it has a bias against only a few people. यहाँ पे क्या होगा, जो AI आएगा वो Facebook, WhatsApp, जो ये इनका ग्रुप है मेटा वाला, और जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं Amazon, Google, इनको बहुत स्ट्रांग बना देगा और कोई इसके आगे खड़ा नहीं हो पाएगा। विल बी प्रैक्टिकली टेक्नोलॉजिकल स्लेव्स टू दिस बिग टेक कंपनीज, वी आर ऑलरेडी देम, है ना। सो एनीहाउ, हाउएवर देयर अप्रोचेस डिफर सिग्निफिकेंटली। अब यूरोपियन यूनियन क्या चाह रहा है, स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आओ, कि भैया ये ज्यादा हमेशा यूरोप स्टाइफल करना चाह रहा है इनोवेशन को, कि आप रेगुलेशन ज्यादा करो, राइट। यूके लाइट टच अप्रोच, जो ईयू से एग्जिट कर चुका है, ब्रेक्सिट, है ना, इट्स वांटिंग lenient innovation friendly approach, minimal regulation करो। यूएस क्या चाह रहा है, balanced but shifting approach, position between strict regulation and innovation, balance लेके आने की कोशिश। चाइना चाह रहा है कि सरकार के कंट्रोल में ज्यादा चीज रहे, सरकारी कंट्रोल में, अब हमारी बारी भी तो आनी चाहिए। सो इंडिया emphasizes on safety and trust, हम विश्वास करेंगे, विश्वास घात नहीं होने देंगे, राइट। इनोवेशन लेके आओ बट ट्रस्ट के बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेके आना है कि सब के लिए एगैलिटेरियन रहे। दिस इज इंडियाज स्टांस, दैट इज इट अगेन, राइट। सो अबाउट द डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस टुडे, इसको क्या करना है हमने जाके, whoever watched this, जो पॉइंट्स हाईलाइटेड थे कि दीज आर इंपॉर्टेंट, उसका एक दो पेज पे शॉर्ट नोट बना के, और जो चीजें आपके स्टैटिक से एनरोल्ड हैं वहीं पे स्टैटिक में एड ऑन करना, और जो स्टैटिक का न्यूज में था, फॉर एग्जांपल विप, उसको इनसर्कल कर लेना इंपॉर्टेंट है, कैनाल्स इनसर्कल कर लेना इंपॉर्टेंट है। आर अप्रोच इज कि अलग नोट्स नहीं बनाएंगे करंट अफेयर्स के, एक ही नोट्स बनाएंगे, उसे 1000 बार पढ़ेंगे और पहली बार में पेपर उड़ा के क्लियर करेंगे, राइट। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम्स? चलो, देन थैंक यू सो मच, सी यू।